वह व्यक्ति जिसने मात्र 24 वर्ष की आयु में कराची तक फैली जोधपुर रियासत के राजा का दायित्व संभाला। वह राजा जिसने न केवल शासन किया बल्कि अपनी प्रजा के हितों की रक्षा हेतु भारत के तत्कालीन गृह सचिव के सिर पर बंदूक तक तान दी। वह राजा जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से अपनी न्यायोचित 3 मांगे मनवाने में सफल रहा, अपनी प्रजा के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। वह राजा जिसने कूटनीति का सहारा लिया और भारत विभाजन के समय मोहम्मद अली जिन्ना से भी मुलाकात की। वह राजा जिसने अपनी तकनीकी ज्ञान से पॉकेट पेन गन जैसा अनोखा आविष्कार किया। वह राजा जिसने हजारों धर्मांतरित लोगों को हिंदू धर्म में घर वापसी करवाई। वह राजा जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्राणों की रक्षा की और भारत के निर्माण में एक अविस्मरणीय योगदान दिया। वह राजा जब लोकतंत्र में सम्मिलित हुआ तो मैं धांसू दूर नहीं जैसा एक जादुई नारा दिया, जिसने अपनी प्रजा की समृद्धि, विकास और सुरक्षा का दृढ़ संकल्प लिया। और विधानसभा और लोकसभा का चुनाव उसने उस समय के इतिहास में सर्वाधिक मतों से जीता और यह सिद्ध कर दिया कि वह राजा नहीं जो राजगद्दी से जन्म ले, अपितु राजा वह जो जनमानस का विश्वास जीत कर शासन करे। वह राजा जिसने जब संकल्प लिया तो चाणक्य की तरह कर्तव्यनिष्ठ हो गया, विक्रमादित्य की तरह न्याय और नीति में निपुण हो गया और साहस में वह बब्बर शेर की तरह अडिग हो गया। वह राजा जिसने नायक होते हुए भी केवल और केवल प्रजा के हितों को सर्वोपरि रखा और इतिहास में खलनायक के रूप में नाम दर्ज होने की परवाह तक नहीं की, क्योंकि उसके लिए महत्वपूर्ण था न्याय ना कि यश। उसका धर्म था कर्तव्य ना कि कीर्ति। उसने सत्य के पक्ष में खड़े होकर आलोचनाओं की आंधियां झेली, लेकिन प्रजा के अधिकारों की ढाल कभी नहीं छोड़ी। वह राजा था जो समय से नहीं संवेदनाओं से शासित होता था। उसका हर निर्णय, हर कदम प्रजा के कल्याण के लिए था। वह न डरा, न झुका, न ही रुका। एक ऐसा राजा जो इतिहास नहीं एक जीवंत प्रेरणा बन गया। एक ऐसा राजा जिसने सत्ता नहीं बलिदान और समर्पण को अपने शासन का मूल बनाया। यह केवल एक राजा की गाथा नहीं, यह उस आत्मा की कथा है जो राजमहलों से अधिक जनमानस में बसती है। मैं बात कर रहा हूं जोधपुर रियासत के तत्कालीन राजा महाराजा हनवंत सिंह साहब की। Ladies and gentlemen, while I was shooting this podcast, I was shaken to the core, क्योंकि इतिहास में जो मैंने पढ़ा था, जो हमने पढ़ा है, वो बहुत अलग था। वो झूठ था और सत्य क्या है वो आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगा। विथ एविडेंस, विथ हिस्टोरिकल फैक्ट्स, जो हमारे पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनके रेफरेंसेस के साथ में जब हमने इस पॉडकास्ट को शूट किया, आई टेल यू माई body had goosebumps. How a man at the age of 24 can become a Raja, and not only that he becomes a Raja, he meets Muhammad Ali Jinnah, he meets Sardar Vallabhbhai Patel, and then ultimately plays a crucial role in framing of Bharat. मैं यही कह सकता हूँ, and these garlands of words I want to dedicate to Maharaja Hanwant Singh Sahab, to which is what he richly deserves. The zeal, the passion, the ardor, the elan, the flair, the talent, the genius, the genuity, the skill, the thrill, the brilliance, the mavin, the virtuoso, the sensation, the race, the ace. Each one word of it describes the aura, the character traits, and the stature of late Maharaja Hanwant Singh Sahab of Jodhpur. Ladies and gentlemen, this is the second episode of Podcast with Singhvis. I would request you to tune into Podcast with Singhvis for such amazing podcast where we bring true history, the ancient culture of India to you. Kindly like, share and subscribe our channel if you like the same. Do also comment what would you like to hear in the coming podcast. Thank you very much. And before I say thank you, I have to mention I'm very grateful, deeply grateful to Right Honorable Mahinder Singh Tanwar Sahab of Mehrangarh Fort, Maharaja Hanwant Singh जी साहब के बारे में and the accession of जोधपुर रियासत into the Union of India। हमारे साथ बात करने के लिए आए हैं महेंद्र सिंह जी तंवर साहिब, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं आर्काइव्स एंड रिसर्च मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर से। मोस्ट वेलकम महेंद्र सिंह जी तंवर साहब। और राजस्थानी में हमारी जो इंट्रोडक्शन और हमारी जो आवभगत है वो शब्दों के द्वारा मैं इस तरह से आपको ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ कि एक ढोलो दूजी मरवन तीजो कसुमल रंग,
केसर सो पगला धोवता भले पधारो सा। बहुत महेंद्र सिंह तंवर साहब, वेलकम प्लीज। खूब घणो आभार आपने और खूब रंग रंग आपने आप लोग बहुत बढ़िया जो है वो पॉडकास्ट मैं सुनियो और મને बहुत खुशी है कि आप महाराजा हनुमंत सिंह जी रो जो को अद्भुत बहुआयामी व्यक्तित्व है उन माते आज विस्तारों आप चर्चा कराला और आपला जगह पॉडकास्ट रा पाठक है और जगह नया जुड़न वाला पाठक है उन्होंने भी मारवाड़ और मारवाड़ रे इतिहास री जो है वो नए शोध तथ्यों रे माध्यमों जानकारी मिलेला और मैं पुनः जो है वो मैंने आमंत्रित करियो इन वास्ते आपरो हृदय तलू आभार प्रकट करूं। आई एम वेरी ग्लैड, वी आर ग्रेटफुल कि आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकाला एंड यू हैव जॉइंड दिस पॉडकास्ट। महेंद्र साहब, मैं एज आई रेड द हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड द टेक्स्ट विच आई वाज प्रोवाइडेड और आर्काइव्स वगैरह सबको देखने के बाद में जून 1947 मुझे एक इम्पॉर्टेंट महीना लगता है। उसमें 3 जून 1947, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वाज द डेट व्हेन इट वाज डिसाइडेड कि अखंड भारत अखंड नहीं रहेगा, एक मुस्लिम पाकिस्तान और हिंदू भारत के बीच में उसका डिवीजन होगा। उसी के कुछ लगभग 15 दिन बाद 21 जून 1947 को 24 वर्ष की आयु में जोधपुर रियासत के महाराजा के रूप में महाराजा हनुमंत सिंह जी का राज तिलक होता है और वो ये घोषणा करते हैं कि हम जोधपुर रियासत के रूप में भारत संघ में विलय होंगे। मैं जानना चाहता हूं, जो सबसे बड़ा आक्षेप महाराजा साहब पे लगता है और जो प्रजा सेवक नाम के अखबार में ये प्रकाशित करवाया गया था, महाराजा साहब ने एक गुप्त बैठक की है भोपाल के नवाब के साथ और उनके साथ मिलकर वे पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहते थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? हम जब महाराजा हनुमंत सिंह जी के राज तिलक और उसके बाद की जब घटनाओं का आकलन करते हैं तब हमें ये देखना होगा कि उस वक्त मारवाड़ और उसकी भौगोलिक संरचना कैसी थी और दूसरा मारवाड़ का जो पिछले 10 वर्षों का जो इतिहास रहा है उस पर भी एक नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। देखिए 1925-26 के बाद मारवाड़ के अंदर महाराजा उमेद सिंह साहब के शासनकाल में बहुत सारे नए विभागों का निर्माण होता है और उनके साथ साथ महाराजा साहब चाहते थे कि उनके राज्य में जो है वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों का जो है वो चयन हो और वो प्रशासन का हिस्सा बने। तो इसलिए लोकप्रिय जो सरकारें बनाने का कॉन्सेप्ट है वो महाराजा उमेद सिंह साहब लेके आए थे और 1938 में प्रिंसेस ऑफ चैम्बर्स की एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में भारत के लगभग जितने भी बड़े बड़े प्रिंसली रूलर्स थे उन्होंने ये तय किया था कि वे कुछ समय बाद जब भारत अंग्रेज़ों से पीछा छुड़ा लेगा, क्योंकि उनको ये लग चुका था उस वक्त तक कि अब अंग्रेज़ अधिक समय तक भारत पर शासन नहीं कर सकते, इन्हें कुछ ही समय बाद जो है वो भारत को छोड़ना होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में उन सभी राजा महाराजाओं के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज था कि हम सब इतने अलग अलग रजवाड़ों के समूह हैं और हम इस देश को अखंड और यूनियन बना के कैसे रख सकते हैं। तो इस पर बहुत बड़े विस्तार से जो है वो चर्चा हुई थी और महाराजा उमेद सिंह साहब ने उसी वक्त इस बात की घोषणा की थी प्रिंसेस ऑफ चैम्बर्स में ही कि यदि ऐसी कभी भी परिस्थितियाँ आती हैं तो हम यूनियन ऑफ नेशन जो बनाएंगे भारत का, तो हम सब उस भारत के यूनियन ऑफ नेशन का हिस्सा होंगे। और उन्होंने ये घोषणा जब की थी तो प्रिंसेस ऑफ चैम्बर्स की जो प्रोसीडिंग्स है वो टॉप सीक्रेट रखी गई थी, लेकिन जोधपुर के ही एक स्थानीय समाचार पत्र ने किसी कर्मचारी को जो है वो लालच देके उस खबर को प्रकाशित करवाया था और ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड जो जोधपुर प्रेस एंड ब्रॉडकास्टिंग का जो एक महकमा है, उस महकमे की जो प्रोसीडिंग्स हैं, फाइल्स हैं, उसमें ये पूरा प्रोसेस है और फिर उस व्यक्ति के अगेंस्ट जो है वो एक इंक्वायरी बिठाई गई थी और जोधपुर स्टेट की जो पुलिस फोर्सेस है उन्होंने उस इंक्वायरी को किया था और उस व्यक्ति को जो है वो दोषी करार दिया गया था। महाराजा उमेद सिंह जी ने कहा था कि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बिना राज्य की अनुमति के इस तरह से किसी भी घटना को नहीं प्रकाशित करना चाहिए था। तो आप देखिए कि मैं 47 से पहले इन 10 साल पहले की इस घटना की तरफ इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि जोधपुर और जोधपुर के राज परिवार का जो भारत के प्रति रुख है वो 1938 में ही स्पष्ट हो गया था कि वे भारत के हिस्सा रहेंगे। उस वक्त जो प्रिंसेस ऑफ चैम्बर्स ने जो निर्णय लिए थे उसमें महाराजा उमेद सिंह जी ने स्पष्ट इस बात को जो है वो कह दिया था और आगे चलकर जब 1946 में
नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और उसी वक्त भारत में नए संविधान को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई। तभी महाराजा उमेद सिंह जी ने अपने 2 प्रतिनिधि उस समिति में भेजे जोधपुर की तरफ से, और उस वक्त भी उन्होंने इस बात का संकेत दे दिया था कि जब भी भारत को अंग्रेज छोड़ के जाएँगे और उस समय जब भारत की एक केंद्रीय सत्ता का निर्माण होगा, तो उस संघ के एक हिस्से के रूप में जो शर्तें, जो संधियाँ उन्होंने आज ब्रिटिश सरकार के साथ कर रखी हैं, वो सारी चीज़ें वो आगे भारतीय संघ सरकार जो बनेगी उसके साथ वो करने का निर्णय उन्होंने उस वक्त ले लिया था। और वही निर्णय 21 जून 1947 में जब महाराजा हनवंत सिंह जी राजतिलक गद्दी पर आसीन हुए, तब उन्होंने उसी घोषणा को पुनः दोहराया। उन्होंने हालांकि जो जोधपुर गवर्नमेंट गज़ट है उसमें बहुत बड़ा 8-10 पेज का गज़ट पब्लिश किया गया था, और उस गज़ट में बहुत सारी घोषणाएं हैं कि एक तो उन्होंने कहा था कि मेरे पिता की इच्छा है कि मैं एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय कॉलेज की जो है वो मारवाड़ में स्थापना करूं, और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का महाराजा उमेद सिंह जी का सपना था, तो उसकी भी उन्होंने घोषणा की कि हम कुछ ही समय बाद जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज की भी स्थापना का शुरुआत कर देंगे। और बहुत सारे लाग बाग और पुराने जो टैक्सेस चले आते थे वो सब भी उन्होंने उस दिन माफ़ कर दिए। उन्होंने कहा कि आज के बाद ये सिस्टम अब नहीं रखा जाएगा। उन्हीं घोषणाओं में जो प्रमुख घोषणा थी उनकी, वो घोषणा थी कि अब जो समय बदल रहा है और इस समय में हमें ये दिख रहा है कि भारत का जो है वो आने वाले समय में अंग्रेज भारत को जब छोड़ के जाएंगे तो भारत का एक अलग जो है वो अस्तित्व होगा, एक अलग उसकी पहचान स्थापित होगी, और उस वक्त जो संघ बनेगा तो जोधपुर उस संघ का एक हिस्सा होगा। तो महाराजा हनवंत सिंह जी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट जो है वो संकेत दे दिए थे। इसलिए जो जोधपुर और यहाँ के जो स्थानीय नेतृत्वकर्ता थे, या ये कह लीजिए कि कुछ ऐसे समाचार पत्र चलाने वाले उदंड प्रवृत्ति के जो है वो लोग थे, उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसलिए उन्होंने एक स्थानीय अखबार में इस बात को प्रकाशित किया कि भोपाल के नवाब जो हैं वो जोधपुर आए महाराजा हनवंत सिंह जी के राज्याभिषेक में, और उन्होंने महाराजा हनवंत सिंह जी के साथ एक गुप्त मंत्रणा की है कि यदि भारत आज़ाद होता है और 2 मुल्क बनाए जाते हैं तो आप जो हैं वो अपने सीमा पर जिसका भी जो है वो सीमा रेखा होगा और आपका बॉर्डर जहाँ से टच होगा तो आपको जो है वो उस राष्ट्र के साथ चलना चाहिए। अब चूँकि पाकिस्तान बनने की जो भूमिका है वो लगभग तय हो चुकी थी उस वक्त तक, और महाराजा हनवंत सिंह जी का जो पूरा राज्य है वो पाकिस्तान से लगा हुआ है। तो 36,000 स्क्वायर माइल क्षेत्र का जो मारवाड़ रियासत था, जिसे हम भारत की तीसरी सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से रियासत को मानते हैं, उसका बहुत बड़ा जो भाग है वो पाकिस्तान में जा रहा था। इट एक्सटेंडेड टिल कराची पोर्ट। हाँ, और दूसरा क्या है कि मारवाड़ रियासत ने अपना जो रेलवे का विस्तार किया था वो सादीपल्ली से लेके मीरपुर खास से लेके ठेठ पाकिस्तान के अंदर तक के सारे बड़े रेलवे ट्रैक्स को उन्होंने कनेक्ट कर रखा था। तो मीरपुर खास तक और सादीपल्ली तक तो 1900 के आसपास ही जो है वो रेलवे ट्रैक डलवा दिया गया था। तो ये जो कराची में जितने भी बिजनेस होते थे, व्यापार होते थे, और वहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में जो है वो मारवाड़ के व्यापारी वर्ग का आधिपत्य था। तो कराची बंदरगाह जो है वो पूरा डायरेक्ट मारवाड़ से जुड़ा हुआ था, इसलिए लोगों को भ्रम भी था, और उस तरफ के लोगों को भी ये लगता था कि महाराजा हनवंत सिंह जी ज़रूर जो है वो हमारी तरफ झुक सकते हैं, क्योंकि उनका अधिकतर जो है वो व्यापार हमारे साथ जुड़ा हुआ है और बहुत सारा क्षेत्र हमारे क्षेत्र के अधीन आता है। तो ये ऐसी संभावनाएं थी, इसलिए इस तरह के जो है वो भ्रम फैलाए गए। तो सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ ले जाना चाहूँगा कि जब हम जोधपुर स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स देखते हैं, तो चूँकि महाराजा हनवंत सिंह जी किसी कौन व्यक्ति उनसे मिलने आएगा, कौन नहीं जाएगा, बहुत सारी चीज़ें छुपाने की होती नहीं है, क्योंकि एक राज्य या एक राजा जो है वो अपनी बात को छुपा नहीं सकता। वहाँ जो भी कॉन्फिडेंशियल से कॉन्फिडेंशियल भी बात होती है तो उसकी रिपोर्टिंग होती है, बाकायदा उसका जो है वो प्रोसीडिंग्स बनता है, फाइल बनती है। तो जोधपुर स्टेट की जो है वो सारी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स आप स्टेट आर्काइव्स रिकॉर्ड्स में आज भी देख सकते हैं। 1938 में जो लीक हुआ था वो भी टॉप कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स थी और टॉप कॉन्फिडेंशियल फाइल में लिखी हुई है, और आज भी उस फाइल को पढ़ा जा सकता है 1938 की।
प्रिंसेस ऑफ चैम्बर्स की जो फाइल है राजस्थान स्टेट आर्काइव्स में रखी हुई है। तो सेम जो है वो 1947 में जब उनका राज्याभिषेक होता है तो उस वक्त जो जो लोग यहाँ आए थे उन सब लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई थी। कौन कहाँ ठहरेगा, किस जगह पर उसका डेरा होगा, फिर जब दरबार होगा तो दरबार में वो कैसे जो है वो नज़र निछावर होगी, कौन कब नज़र करेगा कौन नहीं करेगा। ये केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, लगभग उस वक्त 17 या 18 अलग अलग रियासतों के प्रतिनिधि और महाराजा उस दरबार में उपस्थित रहे हैं। तो महाराजा बीकानेर भी उसमें है, किशनगढ़ महाराजा भी हैं, ईडर स्टेट के महाराजा भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और भी बाहर की मध्य प्रदेश की कुछ राठौड़ स्टेट्स हैं वहाँ के प्रतिनिधि उसमें मौजूद हैं। अजमेर के पास जो है वो बांदनवाड़ा एक इस्तिमिसदार ठिकाना है जो डायरेक्ट अंडर कंट्रोल आता था ब्रिटिशर्स के, तो उनके जो है राव साहब हैं वो यहाँ उपस्थित हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि लगभग 18 हिंदुस्तान के प्रतिष्ठित जो शासक हैं वो महाराजा हनुमंत सिंह जी के दरबार में उपस्थित हैं, उनको जो है वो महाराजा बनने पर नजरें पेश कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में नवाब ऑफ भोपाल जोधपुर आते हैं और वो किसी भी रिकॉर्ड्स में नहीं आते हैं। आप देखिए कि कहीं कोई रिकॉर्ड्स में कहीं उनका जिक्र नहीं है, कहीं कोई घटनाक्रम नहीं है। और दूसरा जो है वो हमारे रिकॉर्ड्स के अंदर एक सिस्टम है, हमारे यहाँ पर एक दस्तरी बही लिखी जाती है जो पिछले 300-400 साल से लिखी जा रही है, आज भी हम उसको मेंटेन किए हुए हैं। तो दस्तरी बही जो होती है वो दफ्तर हजूरी, जो दरबार का दफ्तर होता है उसे दफ्तर हजूरी कहते हैं। वहाँ का सबसे प्रमुख जो क्लर्क होता है वो दस्तरी बही मेंटेन करता है। तो उसको क्या लेना देना कि कौन आएगा कौन जाएगा नहीं जाएगा, उसको किसको रखना है किसको नहीं रखना है, उसके लिए तो जो रिकॉर्ड्स में आया है वो उसे लिखना है। फैक्ट्स आर टू बी रिकॉर्डेड। फैक्ट्स वो देख रहा है और नोट कर रहा है, आंखों देखे हाल लिखे जाते थे। इसके अलावा जोधपुर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए हैं जिन्हें हम पारसमल खीमसरा जी के नाम से जानते हैं। पारसमल खीमसरा जी ने 98 में प्रेजेंट जोधपुर महाराजा साहब का जब 50वां जन्मोत्सव मनाया गया था तब उन्होंने अपने जीवन में संग्रहित किए गए सारे दस्तावेज महाराजा साहब को भेंट किए थे और उसकी एक पूरी अलमीरा हमारे पुस्तक प्रकाश के संग्रह में रखी हुई है। और वो पूरी प्रोसीडिंग्स जो डे टू डे घटनाक्रम होता था जो देखते थे वो लिखते थे। और पारसमल खीमसरा 47 के उस दरबार में वो आंखों देखा हाल पूरा का पूरा वर्णन लिखते हैं कि महाराजा साहब कितने बज के कितने मिनट पर पैलेस से रवाना हुए, राय का बाग रुके, फिर पैलेस पधारे, इतने बज के इतने मिनट पर श्रृंगार चौक में उनका प्रवेश हुआ, फिर तोपों की सलामी हुई, फिर जो है वो सबसे पहले उनका टीका किसने किया, फिर गठजोड़ा जो है वो राजमाता के साथ कैसे महारानी साहब के साथ ऊपर जो विराजे उनके साथ जोड़ा गया। तो वो पूरा जो 10-12 पेज का जो वृत्तांत है उनका लिखा हुआ, तो वो तो एक सामान्य व्यक्ति थे, एक शहर के प्रतिष्ठित परिवार से आते थे और उन्हें जो है वो लिखने का बहुत शौक था। तो भोपाल के नवाब के बारे में लिखने से कौन रोक सकता था अगर जोधपुर में कोई ऐसा आता है। करेक्ट। तो कुल मिला के जितने भी प्रकार के रिकॉर्ड्स उपलब्ध होते हैं, जितने भी तथ्य हैं, प्रमाण हैं, और दूसरा नवाब ऑफ भोपाल ने जो खुद का अपना स्टेटमेंट दिया है बाद में आगे चलकर महाराजा हनुमंत सिंह जी के लिए, जब वो लॉर्ड माउंटबेटन को अपनी बात बताता है या अन्य लोगों को वो अपनी बात के स्टेटमेंट्स कहता है, तो कहीं पर भी इस घटना का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तथाकथित लोगों के द्वारा महाराजा हनुमंत सिंह जी के अद्भुत व्यक्तित्व को खंडित करने के प्रयास शुरू किए गए और उस षड्यंत्र में बहुत से लोग शामिल रहे होंगे। वो यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी इतनी हिमाकत नहीं है, लेकिन उनके पीछे के जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि जोधपुर का महाराजा इतना जो है वो प्रसिद्धि प्राप्त करें और इतने अच्छे अच्छे जो घोषणाएं की उन्होंने, उन घोषणाओं का जो है वो जनता में सकारात्मक परिणाम जाए। तो सबसे बड़ा कारण तो ये था कि उनकी जो घोषणा है उस घोषणा ने उसी दिन ये सिद्ध कर दिया, ये प्रमाणित कर दिया कि वो भारत का हिस्सा रहेंगे। लेकिन जो लोग चाहते थे कि उनको अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना है, उनके लिए उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा था, क्योंकि महाराजा हनुमंत सिंह जी ने पहले से ही एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया था और उन्होंने जोधपुर की और मारवाड़ की जनता के सामने एक संदेश दे दिया था कि मैं वही करूंगा जो आप चाहोगे। So therefore we can safely reduce that चूंकि ये जो एलिगेशन प्रजा सेवक में लोक परिषद के नेताओं द्वारा लगाया गया था वो अपने खुद के राजनीतिक स्वार्थ के लिए और महाराजा साहब के स्टैचर को कम करने के लिए लगाया गया था। It is safe to conclude. जी। History also talks about Muhammad Ali Jinnah. Maharaja Hanman Singh Sahab met Muhammad Ali Jinnah. On one hand we say कि महाराजा साहब 1938 से एंड 1946 में 47 में
उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी और एक डिज़ायर शो की गई थी कि जब भी भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में जन्म लेगा तो हम उसके अंदर भारत का भाग बनेंगे। व्हाट वाज द ओकेजन कि महाराजा हनवंत सिंह साहब को मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात करनी पड़ी? दिस इज़ माय फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसकी में हमें एक पूरी भूमिका में जाना होगा। जब महाराजा हनवंत सिंह जी जुलाई फर्स्ट वीक तक लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल और इन सब लोगों से वो कई मुलाकातें कर चुके थे। दिस इज़ जुलाई 47। हाँ, तो 1 अगस्त को जब वे उसके बीच में 1 सप्ताह तक वो दिल्ली में रहे। पटेल साहब से भी चाय पे चर्चा पे उनको जब बुलाया गया था तो वो गए थे, और फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को बुलाया था। तो उस वक्त में सारे महाराजाओं ने अपनी सहमति जो है वो प्रकट की थी कि वे भारतीय संघ का हिस्सा रहेंगे, और महाराजा हनवंत सिंह जी ने भी उसमें अपनी बात को दोहराया था। और एक बहुत फेमस किस्सा भी है कि लॉर्ड माउंटबेटन जब डिनर पे जब उनको बुलाया था, और लास्ट में जब उन्होंने कहा कि भाई मैं ये देखना चाहता हूँ कि भारतीय संघ का हिस्सा कौन रहेंगे और भारतीय संघ के खिलाफ कौन जाएंगे, तो उस जो है वो भारत के संघ में मिलने वाले लोग जो है वो राइट साइड की पंक्ति में खड़े हो जाएं, और दूसरी पंक्ति में जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं। तो महाराजा हनवंत सिंह जी जो है वो उस पंक्ति में खड़े थे जो भारतीय संघ में मिलना चाहते थे। करेक्ट। तो उनका संकेत स्पष्ट था कि वो भारत के संघ के साथ में हैं और यूनियन ऑफ इंडियन नेशन का वो हिस्सा रहेंगे, जो उन्होंने अपनी घोषणा में कहा था, और उनके पिता इस बात को जो है वो स्वीकार करके गए थे। अब बात ये आती है कि महाराजा हनवंत सिंह जी को एक बहुत बड़ा जो है वो संदेश देना था वीपी मेनन और गृह मंत्रालय को, जो भारत के अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स का जो मर्जर कर रहे थे। तो उस वक्त जब उनकी जो चर्चाएं हैं, उससे पहले वीपी मेनन के साथ में भी उनकी मीटिंग हो चुकी थी। तो महाराजा हनवंत सिंह जी को अब तक ये समझ में आ चुका था कि जितने भी रियासतों के उनके खुद के जो शर्तें हैं, उनको गृह मंत्रालय बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि बड़ौदा ने बहुत सारी जो है वो शर्तें रख दी, निज़ाम हैदराबाद अपनी शर्तें रख रहा है, ट्रावनकोर अपनी शर्तें रख रहा है, मैसूर ने अपनी शर्तें रखी हैं, और भी बहुत सारी छोटी मोटी कई स्टेट्स थी, बड़ी बड़ी ग्वालियर जैसी स्टेट ने भी जो है वो कहा कि हमारी भी कुछ शर्तें होनी चाहिए। तो महाराजा हनवंत सिंह जी के सामने सबसे बड़ा संकट था अकाल का। तो जोधपुर रियासत चूंकि इतनी बड़ी रियासत थी, और उसकी जो सबसे बड़ी आमदनी का स्रोत था वो था जोधपुर रेलवे। तो जोधपुर रेलवे 2 करोड़ रुपए कमाता था प्रति वर्ष। राइट। तो 6 करोड़ की जो सालाना आमदनी थी जोधपुर रियासत की, उसका सबसे बड़ा 17 से 20% का हिस्सेदार था जोधपुर रेलवे। और जोधपुर रेलवे चूंकि कराची पोर्ट से जुड़ा हुआ था, तो उस बंदरगाह से जुड़ाव होने की वजह से सबसे अधिक आमदनी होती थी। और बहुत बड़ा क्षेत्र जो जोधपुर रियासत ने खुद अपने पैसे से बनाया था, वो पूरा का पूरा जो है वो पाकिस्तान से सटा हुआ था। तो महाराजा हनवंत सिंह जी चाहते थे कि भारत सरकार उन्हें एक इस तरह का आश्वासन दे कि मारवाड़ का एक कनेक्शन किसी भारत के पोर्ट से हो, बंदरगाह से हो। तो उनको कहीं पर दूर दूर तक ये दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त तक जो जोधपुर की रेलवे लाइन थी, इस तरफ मारवाड़ जंक्शन वगैरह जहाँ से भी शुरू हुआ था, 1882 में जो पहली रेलवे ट्रैक है वो मारवाड़ जंक्शन से ही शुरू हुई थी। तो उस तरफ से वो गुजरात को कनेक्ट कर सकते थे। तो उनको ये पूरा पता था कि ये हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि आप देखो कि लगातार महाराजा उमेश सिंह जी के शासनकाल में अकाल पड़े, इसीलिए जो है वो अकाल राहत के बड़े बड़े परियोजनाएं शुरू की गई। अब चूंकि उनकी रियासत जो है वो भारत में मिल जाती है, तो आपने बताया कि 3 चीज़ों पे उन्हें सरकार को जो है वो राइट्स देने हैं, तो ये तीनों चीज़ें चली जाएगी तो उनकी राज्य की जो आमदनी है वो कम हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में अकाल के समय में महाराजा हनवंत सिंह जी अपनी प्रजा का कैसे पालन करेंगे। राइट। तो उनका ये बहुत बड़ा जो है वो संकट उनको दिखाई देता था कि यदि अकाल पड़ा और हमने भारत सरकार से मदद मांगी, क्या भारत सरकार हमें मदद देगी या नहीं देगी। तो अनाज और जानवरों के लिए चारा, ये हमें उनकी प्राथमिकता थी। राइट। और इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमें भारत सरकार से कुछ इस संबंध में जो है वो शर्तें स्वीकार करवानी चाहिए। लेकिन 1 और 2 तारीख तक आते आते उनके जो स्वप्न थे वो खंडित हो गए, क्योंकि उस समय तक जो है वो बहुत सारी बैठकें बड़ौदा के साथ, ट्रावनकोर के साथ, मैसूर के साथ हुई, और गृह मंत्रालय ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम किसी भी प्रिंसली स्टेट्स की कोई भी शर्त स्वीकार नहीं करेंगे।
प्रोफेसर एल.एस. राठौड़ ने अपनी किताब में बहुत स्पष्टता के साथ, तथ्य और प्रमाण के साथ वे सारे डेटा जो उन्होंने एनालिसिस किए, उन सब के आधार पे साफ लिखा है कि महाराजा हरवंश सिंह जी के सामने एक बहुत बड़ा संकट दिखाई देने लग गया और वो संकट था कि क्या वो जोधपुर के लिए जो विशेष पैकेज प्राप्त करना चाहते हैं, वो गृह मंत्रालय उसको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। ये एक संशय उनके मन में घर कर गया और इसी वजह से वह इस बात की तरफ बहुत प्रयास करने लग गए कि मैं कैसे भी करके भारत सरकार के गृह मंत्रालय पे एक दबाव बना सकूं। मीनिंग देयर बाय कि एक कूटनीति का एक कूटनीति। प्रयास था। तो उन्हें ये लगा कि इस कूटनीति के माध्यम से ही हम सरदार पटेल को मना सकते हैं। चूंकि उससे पहले जब सरदार पटेल के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, तो चूंकि सरदार पटेल उनके स्थानीय गार्जियन भी थे, महाराजा उमेद सिंह जी के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है और वो खुद कहते थे कि भाई तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भारत के संघ के साथ रहें और जोधपुर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम चाहेंगे कि भारत में मिलने पर जो है वो लाभ हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो महाराजा हरवंश सिंह जी को डरा रही थी। उनको अंदर ही अंदर ये लग रहा था कि यदि मैंने कोई ऐसा कूटनीतिक निर्णय नहीं लिया, तो निसंदेह ये मेरी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जोधपुर शर्त रखने के योग्य नहीं था। जोधपुर एक ऐसी रियासत थी जिसकी बहुत बड़ी आमदनी नहीं थी। जोधपुर जो है वो सीमा का प्रदेश था, तो उनको भी लगता था कि ये बॉर्डर स्टेट हैं, इसलिए आप जो है वो अपनी शर्तें रखने के लिए बाध्य नहीं रहेंगे, आपके ऊपर दबाव बनेगा कि आप कोई भी शर्त नहीं रखें। दूसरा जो है वो आपके पास संसाधन बहुत कम थे। भाई आपके पास पानी की दिक्कत है, यहाँ पूरा डेजर्ट स्टेट था, अन्न आपके पास में इतना नहीं है जितना आपको ज़रूरत है और आप उगा भी नहीं सकते हैं। फिर आपके पास है क्या? ट्रांसपोर्टेशन, व्यापार का सबसे बड़ा स्रोत, और वो पूरा का पूरा उन 3 शर्तों के तहत भारत को देना है आपको। तो अब आप जो है वो आपको अपनी रक्षा भी करनी है, बॉर्डर स्टेट है तो आपको लड़ना भी पड़ेगा, आपके पास सैनिक भी होने चाहिए। तो उनको ये भी शंका थी कि क्या भारत सरकार हमें हथियारों का जो है वो खरीद फरोख्त या रखने का राइट्स देगी कि नहीं देगी। तो वो सारी चीज़ें जब उनके दिमाग में चल रही थी, उसी समय ये परिस्थितियाँ बनी और राजराणा धौलपुर जो थे वो और नवाब भोपाल, सबसे पहले राजराणा धौलपुर महाराजा से मिले थे और महाराजा हरवंश सिंह जी को उन्होंने कहा कि मैं आपको भोपाल नवाब से मिलाना चाहता हूँ। तो भोपाल नवाब से पहली बार दिल्ली में उनकी मुलाकात होती है और भोपाल नवाब कहते हैं कि जिन्ना चाहते हैं कि आप मिले। तो यहाँ ये कहानी जो है वो दिल्ली में शुरुआत होती है उसकी, और इसकी घटना की शुरुआत होती है 2 और 3 अगस्त को। तो इन 2-3 दिनों की घटनाओं के बाद महाराजा हरवंश सिंह जी को ये लगने लग गया था कि हमें अब किसी ऐसी कूटनीति के माध्यम से इस तरह से भारत सरकार के गृह मंत्रालय पे दबाव बनाया जाए कि वो मारवाड़ की प्रजा के प्रति जो उन्होंने निर्णय लिया है, जो शर्तें वो रखवाना चाहते हैं, उन शर्तों को स्वीकार कर लिया जाए। चूँकि उससे पहले जैसे जैसे एक के बाद एक अलग अलग रियासतों के प्रतिनिधि जब वीपी मेनन साहब से मिले और उन्होंने उन सब की शर्तों को जो है वो स्वीकार करने से मना कर दिया, तब महाराजा हरवंश सिंह जी को ये लगने लग गया था कि अगर मैं डायरेक्ट जैसे ही अपनी कोई बात रखूँगा तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ज़रूरी है कि एक ऐसा दबाव हो और वो बड़ा प्रभावशाली दबाव हो, तो हमारा ये काम हो सकता है। और किस्मत से राजराणा धौलपुर जब उनसे मिलने आए और वो भोपाल और नवाब से मिलाते हैं, तब ये घटनाक्रम शुरू होता है। तो महाराजा हरवंश सिंह जी को लगता है कि यदि हम जिन्ना के साथ एक मीटिंग करते हैं, तो इसका जो प्रेशर है वो भारत के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे होगा और गृह मंत्रालय को इस बात पर सोचने पर मजबूर कर देगा कि वो मारवाड़ राज्य की जो भी शर्तें रखेंगे उस पर ज़रूर कुछ न कुछ हमारे पक्ष में निर्णय होगा। तो ये उनके सामने एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर था और महाराजा हरवंश सिंह जी नवाब ऑफ भोपाल से मिले और उन्होंने कहा कि 6 अगस्त को, उससे पहले महाराजा जोधपुर आ गए, 6 को सुबह ही वो वापस दिल्ली पधारते हैं और फिर जो है वो राजराणा धौलपुर के साथ में और नवाब ऑफ भोपाल के साथ में मीटिंग जो है वो फिक्स होती है और जिन्ना के जो है वो साथ ये मीटिंग तय होने पर दोपहर के बाद में जो है वो शाम के समय में ये मीटिंग हुई थी। कई लोग सुबह लिखते हैं, कई लिखते हैं कि 2 बार मीटिंग हुई, तो एक ही मीटिंग होती है और वो दोपहर के बाद होती है। महाराजा हरवंश सिंह जी
अपने साथ जो है वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी जो थे केसरी सिंह, जो बीकानेर के रहने वाले थे, और प्रोफेसर राठौड़ साहब ने जब पूरा रिसर्च किया तो उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना को बेतरतीब तरीके से पेश करने का जो काम है वो केसरी सिंह जी ने किया था। तो जब वो वहाँ गए तो उनके साथ में जैसलमेर के महाराज कुमार भी साथ थे। तो ये 3 लोग जोधपुर की तरफ से गए और केसरी सिंह को बाहर जो है वो लॉन्च में बिठाया गया था, और कक्ष में सिर्फ जो है वो महाराजा हनुमंत सिंह जी और महाराज कुमार जैसलमेर थे। तो वहाँ जाने के बाद जिन्ना साहब ने कहा कि अगर आप पाकिस्तान के साथ आते हैं, चूँकि आपकी सीमा भी जो है वो पाकिस्तान से लगी हुई है, और यदि आपकी कोई भी शर्त हो, शंका हो, तो आप पूछ सकते हैं, और मुझे बहुत खुशी होगी कि मारवाड़ राज्य यदि पाकिस्तान से मिलता है तो महाराजा हनुमंत सिंह जी ने उस वक्त कहा कि मेरी 4 शर्तें हैं, और यदि ये स्वीकार करते हैं आप तो मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। केवल मैं इस पर विचार करूँगा। उनके शब्द बहुत बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये चारों शर्तों को भी आप एक बार ब्रीफली डिस्क्राइब करें। तो पहली शर्त ये थी कि हमारा जो व्यापार है वो कराची बंदरगाह से हो रहा है, और हमारा रेलवे ट्रैक ऑलरेडी यहाँ तक है। तो ये जो रेल से मारवाड़ का जो व्यापार है और ये बंदरगाह से जो निरंतर चल रहा है, ये निरंतर होना चाहिए। इसका पूरा जो राइट्स हैं वो हमें होना चाहिए। इसका जो भी आमदनी होगी वो पूरी मारवाड़ रियासत को मिलनी चाहिए। राइट। दूसरा, मारवाड़ पे यदि अकाल पड़ता है तो अनाज और चारे की यदि कमी होती है तो आपको इसकी पूर्ति करनी होगी। राइट। तीसरा जो है वो मारवाड़ एक सीमावर्ती प्रदेश है, और ऐसी रियासत को सैन्य रूप से बहुत मजबूत होना ज़रूरी है, नहीं तो कभी भी जो है वो उस रियासत पर कोई भी हमला करने की हिम्मत रखेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर हमारे लोग हथियारों का आदान प्रदान कर सके, हथियारों की खरीद फरोख्त कर सके, और हथियार रखने का जो लाइसेंस है वो उन्हें मिले। राइट। तो यानी कि मेरे लोग, यानी कि मेरे यहाँ पर वो जागीरदार या राजपूत भी हो सकते हैं, और भी जो लड़ने वाले लोग हैं वो भी हो सकते हैं, ताकि वो हथियार रखेंगे तो हमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम हमारी रक्षा, आत्मरक्षा कर सकते हैं। तो मूल उद्देश्य उनका जो है वो अपनी रियासत को आंतरिक रूप से मजबूत बनाना था। राइट। तो तीसरी जो उनकी शर्त थी वो थी कि अकाल और इस तरह की परिस्थितियां आती हैं तो अन्न और चारे की व्यवस्था जो है वो पाकिस्तान सरकार मारवाड़ राज्य के लिए करेगा। और चौथी शर्त थी कि जो सिंध रेलवे ट्रैक है उनका, और उससे जुड़ी हुई जितनी भी संपत्तियां हैं उसका क्षेत्र अधिकार, उसका जो मालिकाना हक है वो मारवाड़ रियासत का रहेगा। तो इस तरह से जिन्ना साहब को जब उन्होंने अपनी शर्तें बताई तो जिन्ना साहब ने एक खाली कागज़ के ऊपर दस्तखत किए और सिग्नेचर करके महाराजा साहब की तरफ प्रस्तुत किया, और कहा कि आप अपनी शर्तें इस पर लिख दीजिए और मुझे आपकी सारी शर्तें स्वीकार है, मैंने आप दस्तखत कर दी हैं। तो महाराजा हनुमंत सिंह जी ने अपनी अंगुली में ऐसे दोनों में वो कागज़ लिया, फोल्ड किया और ऐसे अंगुली में पकड़ के रखा, और उसी समय महाराजा हनुमंत सिंह जी महाराज कुमार जैसलमेर की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि हमें इस पर आपकी क्या राय है, मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूँ। उससे कुछ समय पहले जब कन्वर्सेशन था जिन्ना जी के साथ में, तब भी महाराजा हनुमंत सिंह जी ने इस बात को बहुत प्रमुखता से उठाया था कि हम विचार करेंगे इस पर। राइट। और महाराज कुमार ने भी उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि हमें राजमाता जी और अपने परिवारजनों से इस विषय पर जो है वो चर्चा कर लेनी चाहिए और उसके बाद निर्णय लेना चाहिए आपको। तो यहाँ 2 बातें सामने आती है कि एक तो जैसलमेर के महारावल जो उनके महाराज कुमार जो उनके साथ में हैं, तो यहाँ कहीं पर भी जैसलमेर पाकिस्तान में मिले ऐसी भी कोई बातचीत नहीं हो रही है। वो साथ ज़रूर हैं और जोधपुर भी मिल रहा है, इस पे भी कोई डिस्कशन नहीं हो रहा। वो केवल शर्तों का आदान-प्रदान और शर्तें मानी जा सकती है कि नहीं मानी जा सकती, इसी पर जो है वो पूरा का पूरा वो गेम चल रहा है। राइट। तो महाराजा हनुमंत जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, जो महाराज कुमार उस समय महाराजा हनुमंत सिंह के साथ गिरधर में थे, वो दैट इज जो प्रेजेंट जो महारावल है उनके father. ग्रैंडफादर, फादर उनके फादर। राइट, करेक्ट। महारावल गिरधर सिंह जी, राइट। तो उस समय महाराज कुमार थे। राइट। तो महारावल गिरधर सिंह जी, महाराज कुमार जो गिरधर सिंह जी हैं, उनकी बात की तरफ से जब वो आश्वस्त हो गए तब उन्होंने वापस जिन्ना साहब की तरफ देखा और कहा कि जिन्ना साहब, हम इस पे विचार करके आपको शीघ्र ही बता देंगे। तो इतना शब्द कहते ही मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो महाराजा हनुमंत सिंह जी की अंगुली में जो फंसा हुआ कागज़ था वो झपट्टे से खींच लिया
और खींच के कहा कि जो निर्णय लेना है आपको इसी टेबल पे लेना है, आज के बाद कोई निर्णय नहीं होगा, हाँ या ना, बस इतनी सी बात होती है। महाराजा हनुमंत सिंह जी एकदम से जो है वो देखते हैं कि कागज़ छीन लिया गया है, बात ख़त्म हो गई है, हमारा काम हो गया है। तो उसी समय वो खड़े हो जाते हैं और जब थोड़ा सा माहौल गर्म होता है तो जिन्ना साहब के साथ उनके जो प्रधान थे, सफ़ीरुद्दौला कुछ ऐसा नाम है उनका, उन्होंने जो है वो माहौल को थोड़ा वापस चेंज किया और बात को घुमाया और थोड़ा सा इधर उधर की बातचीत हुई और फिर वो मुलाकात ख़त्म हो जाती है Right. और फिर वो बाहर आ जाते हैं। तो अब क्या होता है कि In the meanwhile, Kesari Singh is sitting in the हाँ, lounge. केसरी सिंह जी बाहर होते हैं। Right. तो होता ये है कि जोधपुर रियासत में पहले अलग अलग जगहों के जो ICS ऑफिसर्स होते थे उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर या सलाहकार नियुक्त किया जाता था। तो CS वेंकटाचार्य रहा, KM पनिकर जो है वो बीकानेर का प्रधानमंत्री था उस वक्त में। तो ये सारे लोग जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे। VP मेनन भी उसी कैटेगरी से आते थे। He was an ICS. तो ये एक पूरा ग्रुप था उस वक्त, Hmm. एक लॉबी थी और केसरी सिंह जी भी उस लॉबी का हिस्सा बन गए। Right. तो केसरी सिंह जी को लगा कि भाई मुझे जो है वो राज्य तो जाने वाले हैं, तो महाराजा के ADC में कब तक रहूँगा, तो उसके बाद नई जिम्मेदारी कहीं मिल सकती है। तो उनको, मुझे ऐसा लगता है, लालच भी दिया गया होगा। और दूसरा जो है वो, जब महाराजा साहब ने उनको अपनी नौकरी से निकाल दिया था तब गृह मंत्रालय ने उनको नौकरी दी थी। तो गृह मंत्रालय उनको नौकरी क्यों दे रहा है? Right. तो इसका मतलब वो उनके जासूस थे। Right. सिंपल सी बात है। तब ये इतनी सी बात होगी, वो फिर वहाँ से लौट आते हैं और उसी समय जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह जी अपने हवाई जहाज से जोधपुर आ जाते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना सुबह 7 बजे जो है वो कराची के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना कभी भारत नहीं आए, महाराजा हनुमंत सिंह जी की उनसे कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। अब इस घटनाक्रम में क्या होता है कि एक ही बाहरी व्यक्ति होता है और वो व्यक्ति होता है केसरी सिंह जी। तो केसरी सिंह जी इस बात को जो है वो अलग अलग लोगों तक पहुंचाते हैं। इस संबंध में बहुत सारी चिट्ठियां जाती है। तो एक चिट्ठी वेंकटाचार्य की लॉर्ड माउंटबेटन के पास जाती है, जो लॉर्ड माउंटबेटन को बाद में मिली थी। उसने अपनी डायरी में उसको मेंशन भी किया है कि मुझे इतने तारीख को ये चिट्ठी मिली है, 16 तारीख के आसपास वो चिट्ठी मिली थी। इसी तरह से KM पनिकर भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लिखता है। तो ये सारे लोग जो है वो इस घटनाक्रम को अपने अपने तरीके से पेश कर रहे हैं और जो बाहर बैठा व्यक्ति है वो अंदर क्या हो रहा है इस घटना को अपने हिसाब से प्रस्तुत करता है। तो जो केसरी सिंह ने किस्सा या कहानी बनाई बाहर बैठ के, वो कहानी जो है वो सब जगह प्रस्तुत की गई। वही कहानी जो है वो VP मेनन ने अपनी किताब में मेंशन की है, वही कहानी जो है वो लेपियर एंड मॉसले ने लिखी है। तो ये सारे जितने भी बाद में भारत के नवगठन देश के रूप में जो किताबें लिखी गई, उन सभी किताबों में उन कहानियों को जो है वो बार बार दोहराया गया। Right. किसी ने भी प्रमाणिक तथ्यों को या उस समय के रिकॉर्ड्स को जो है वो देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आप देखिए कि इसके जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रामाणिक व्यक्ति अगर कोई रहा है तो वो व्यक्ति रहे हैं नवाब ऑफ भोपाल। तो नवाब ऑफ भोपाल ने लॉर्ड माउंटबेटन को बताया था, जब उनसे वो मिलने के लिए गए थे बाद में, तब उन्होंने कहा था कि महाराजा हनुमंत सिंह जी को वो लेके जिन्ना के पास गए थे, जिन्ना से उनकी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये बात हुई है और इस तरह से टॉक हुई थी हमारी। तो सबसे महत्वपूर्ण वक्तव्य की अगर हम बात करें तो नवाब ऑफ भोपाल होते हैं। तो नवाब ऑफ भोपाल ने जो अपना स्टेटमेंट लॉर्ड VP माउंटबेटन को बताया था, उसमें भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था कि महाराजा हनुमंत सिंह जी की जिन्ना के साथ एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के बारे में महाराजा हनुमंत सिंह जी ने स्वयं भी जो है वो जिन्ना को बताया था। और जो बातें महाराजा हनुमंत सिंह जी के द्वारा जिन्ना को बताई गई थी, वही बातें जो है वो नवाब ऑफ भोपाल आगे जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन को बताते हैं। तो आप देखिए कि एक तो वो घटनाक्रम और दूसरा महाराजा हनुमंत सिंह जी का एक इंटरव्यू, केवल उनके जीवन काल में एक ही इंटरव्यू हुआ था और वो सरीला के थे नरेंद्र सिंह जी। तो सरीला एक हिमाचल प्रदेश में एक छोटी स्टेट है, UP की स्टेट थी। तो वहाँ के वो राजा थे और उस वक्त वो फॉरेन सर्विस में और बहुत सारी जगह पे रह चुके थे और उस वक्त के अंग्रेज़ी अखबार के भी वो लिखते थे। तो उन्होंने एक इंटरव्यू किया था 1950 में। तो महाराजा हनुमंत सिंह जी का केवल वो एकमात्र इंटरव्यू है जिस इंटरव्यू में महाराजा हनुमंत सिंह जी ने जिन्ना जी के साथ जो उनकी मुलाकात हुई थी उस घटनाक्रम को जो है वो नरेंद्र सिंह जी को उन्होंने बताया था और नरेंद्र सिंह जी ने उस स्टेटमेंट को पब्लिश किया था। तो वो एकमात्र जो है वो स्टेटमेंट महाराजा हनुमंत सिंह जी की तरफ से आम जन के लिए दिया गया था। उसमें भी उन्होंने स्पष्ट इस बात को स्वीकार किया है कि वो केवल और केवल 6
अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना से मिले थे और उन्होंने 4 शर्तों के बारे में उनको कहा था और मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें शर्तें स्वीकार करते हुए एक खाली कागज़ पे दस्तखत करके दिया था, जिसे उन्होंने ये कह के उस मीटिंग को समाप्त किया था कि भाई हम इस पर विचार करेंगे, और उसी समय जो है वो कागज़ जिन्ना के द्वारा वापस ले लिया गया और वो मीटिंग समाप्त हो गई। तो महाराजा हरवंश सिंह जी जब वापस लौट आए तब उन्हें लगा कि अब हमारे पास एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम गृह मंत्रालय के ऊपर दबाव बना सकते हैं। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा जो मीटिंग का शेड्यूल है वो महाराजा हरवंश सिंह जी के लिए एक कूटनीतिक निर्णय था, और महाराजा हरवंश सिंह जी ने इस मीटिंग के बाद में इस मीटिंग के जो परिणाम हैं, चाहे कुछ भी रहे हो, लेकिन उन्होंने अपनी शर्तों को स्वीकार कराने के लिए इसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। बाद के लेखकों ने या लोगों ने उनके बारे में जो कुछ भी लिखा है वो सब प्रोफेसर राठौड़ ने जो है वो अपने लेक्चर में और अपनी पुस्तक में उसका पूरा एक एक वक्तव्य का खंडन किया है। उसे अगर आप कोई भी विस्तार से पढ़ना चाहें तो उसमें जाके उसको देख सकते हैं। 70-75 पेज के केवल इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेशन के चैप्टर को, यानी कि 1 तारीख से 1 अगस्त से 11 अगस्त का जो महाराजा हरवंश जी का घटनाक्रम है वो उन्होंने पूरा विस्तार से उसमें लिखा है। और हर एक व्यक्ति जिन्होंने काम किया है इस विषय पे, उनके सभी वक्तव्यों को उन्होंने जो है वो अपने तथ्य और प्रमाणों के साथ खारिज किया है। तो महाराजा हरवंश सिंह जी के लिए ये एक मास्टर स्ट्रोक सिद्ध हुआ, और गृह मंत्रालय के पास जब इस तरह की सूचनाएं गई कि महाराजा हरवंश सिंह जी ने जिन्ना के साथ मुलाकात की है और वो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, तो ये खबरें जो हैं वो केवल गृह मंत्रालय तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि मारवाड़ में यहाँ पर जो आंदोलन करने वाले लोग, जो लोक परिषद के सदस्य थे, जो भी कांग्रेस के सदस्य थे, उन सबको भी लगा, और उन्होंने जो है वो अखबारों में इस पर जो है वो बहुत विस्तार से अपनी अपनी कहानियों को अपने अपने तरीके से बना के पेश करना शुरू कर दिया। तो वो जो अखबार हैं, जो लोग उस घटना के न तो आसपास कहीं हैं, अपने हिसाब से उन्होंने कहानियाँ बनाई, अपने मनगढ़ंत तरीक़ों से उन्होंने उस कहानी को लिखा और वो कहानियाँ छाप दी। वही कहानियाँ आगे जाके इतिहास बन जाती है। उन्हीं कहानियों को आधार बना के जो है वो लोगों ने महाराजा हरवंश सिंह जी पर आक्षेप लगाना शुरू किया कि वे भारत की बजाय पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। लेकिन वास्तविकता इसकी बिल्कुल विपरीत है। और जब इस इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेशन को हम पढ़ते हैं, महाराजा हरवंश सिंह जी पे जो बहुत विस्तार से काम हुआ है, तब हमें पता चलता है कि ये महाराजा हरवंश सिंह जी की कूटनीति का एक बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण जो है वो कदम था, जिसकी बदौलत अगले 2-3 दिन में ही महाराजा हरवंश सिंह जी की शर्तों को स्वीकार कर लिया गया। अब आप देखिए कि 6 को ये होता है, 6 को ही महाराजा जोधपुर आ जाते हैं, 7 को महाराजा हरवंश सिंह जी बॉम्बे पधारते हैं, बॉम्बे से वो 8 को सुबह वापस जोधपुर आते हैं, और 9 की सुबह वो जो है वो दिल्ली जाते हैं। और दिल्ली जाने के लिए भी वीपी मेनन और दूसरे जितने भी बड़े बड़े ऑथर्स हैं, उन्होंने लिखा है कि वीपी मेनन तो यहाँ तक लिखता है कि मुझे जो है वो कहा गया और मैं गया और उनको बुला के लेके आया, मैंने उनको इंपीरियल होटल में जाके कहा कि आपको वायसराय मिलना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी जो बातें हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब झूठी बातें हैं। तो हमारे यहाँ पर एक दस्तरी रिकॉर्ड मैंने पहले ही जिक्र किया। इसके अलावा महाराजा हरवंश सिंह जी की डेली रिकॉर्ड्स जो रिपोर्ट्स हैं वो भी हैं, और एयरपोर्ट की जो डायरी हैं, बुक्स हैं, जिसमें पता चलता है कि महाराजा कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। तो वो जो एंट्री है, हवाई जहाज कब उड़ेगा और कब टेक ऑफ होगा, कब लैंड होगा, तो वो ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो लिखी जाती है। तो महाराजा हरवंश सिंह जी की उस ट्रैवल हिस्ट्री में कहीं पर भी जो है वो 7 तारीख को दिल्ली में होना नहीं है, वो उस समय बॉम्बे हैं, और 8 को वो वापस आते हैं और 9 को सुबह वो दिल्ली जाते हैं। तो जब वो 9 को दिल्ली जा रहे हैं तो 7 को या 8 को कैसे वीपी मेनन मिलता है या बाद में कैसे इंपीरियल होटल जाता है, जबकि वो वहाँ दिल्ली पहुँचने के बाद सीधे जो है वो कहते हैं कि मैं लॉर्ड माउंटबेटन से मिलूँगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन का एक टेलीग्राम आता है महाराजा हरवंश सिंह जी को, 8 तारीख को वो टेलीग्राम उनको मिल जाता है, और उसी टेलीग्राम के कारण ही महाराजा हरवंश सिंह जी लॉर्ड माउंटबेटन से जाके मुलाकात करते हैं। और मुलाकात करके वो अपनी तीनों जो 4 शर्तें वहाँ रखी थी, यहाँ 3 शर्तें उन्होंने रखी, और तीनों शर्तों के साथ उन्होंने कहा कि भाई यदि मेरी ये शर्तें स्वीकार कर ली जाती हैं तो मुझे दस्तखत करने में कोई आपत्ति नहीं, दस्तखत तो मुझे करना ही है, लेकिन पहले कम से कम मेरे इन घटनाक्रमों के प्रति मैं आश्वस्त हो जाऊं, मैं इस बात के लिए आश्वस्त हो जाऊं कि मेरे मारवाड़ के लोगों के लिए भलाई का काम भारत सरकार करेगी। तो माउंटबेटन कहते हैं कि आप पटेल साहब से मिल लीजिए, आपको उसका आश्वासन मिल जाएगा। तो 10 तारीख को सुबह जो है वो उनकी मुलाकात पटेल साहब से होती है, और पटेल साहब उनको बताते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, चाहे जिस
देश में आप जाना चाहें, लेकिन यदि आप पाकिस्तान में जाते हैं तो फिर आप मुझसे ये अपेक्षा मत रखिएगा कि मैं उस वक्त आपकी कोई मदद कर सकूं। और वो ये भी बात कहते हैं कि आपके पिता और मेरे अच्छे घनिष्ठ संबंध रहे हैं और आप अब जो है वो समय है और आप शीघ्र इस पर दस्तखत कर दें। तो फिर महाराजा हनुमंत सिंह जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के समक्ष भी अपनी जो है वो शर्तों वाली कागज रख देते हैं और वो कहते हैं कि मेरी केवल 3 शर्तें हैं। पहली शर्त मेरी ये है कि जब भी अकाल होगा तब मारवाड़ के लोगों को अनाज और गायों और जानवरों के लिए चारे की जो है वो आपूर्ति भारत सरकार की तरफ से हमें मदद के रूप में दी जाएगी, ताकि हमारे लोग जो है वो भूखे नहीं मर सकें। और दूसरी शर्त हमारी ये है, क्योंकि हम बॉर्डर इलाके में हैं, इसलिए हमारे लोगों को हथियार आयात निर्यात करने की छूट रहेगी और ख़रीद फरोख्त हम कर सकते हैं, रख सकते हैं। उसका जो है वो हमें लाइसेंस की बाध्यता नहीं होगी। तीसरी शर्त उनकी थी कि मेरा चूँकि मारवाड़ रियासत का जो है वो एक बंदरगाह से डायरेक्ट संबंध है अभी, और चूँकि आप जो है वो सिंध का जो पूरा प्रांत है वो अब हमारे पास रहेगा नहीं, तो इसलिए मारवाड़ का जो रेलवे ट्रैक है उसे किसी एक बंदरगाह से जोड़ा जाए। तब उनको कहा जाता है कि कच्छ भुज का जो बंदरगाह है वहाँ से हम आपको जोड़ने की सहायता करेंगे। तो इस पर जो है वो भारत सरकार आपकी पूरी मदद करेगा और उसे जोड़ दिया जाएगा। तो ये बातें जब तय हो जाती हैं, सरदार पटेल उनको आश्वस्त करते हैं कि हम आपकी तीनों बात स्वीकार करते हैं, क्योंकि इन तीनों ही शर्तों में महाराजा हनुमंत सिंह जी का निजी हित कहीं पर भी नहीं दिखाई देता है। अगर हम ध्यान से देखें कि उनको क्या निजी लाभ है, वो अपनी मारवाड़ की प्रजा के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने जो कूटनीतिक कार्य किया वो भी अपनी मारवाड़ की प्रजा के लिए किया। वहाँ भी उन्होंने कोई स्पेशल प्रिविलेज अपने लिए नहीं मांगा कि भाई मैं अपनी रियासत को इस तरह से रखना चाहूँगा या ये कर दूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये बहुत स्पष्ट थी। और पटेल जी के आश्वासन के बाद उन्होंने सरदार पटेल भाई के घर से निकलते वक्त महाराजा हनुमंत सिंह जी ने कह दिया कि मैं कल सुबह दस्तखत कर दूँगा। तो उन्होंने 11 तारीख को दस्तखत करने की डेट फाइनल कर दी। और वापस आने के बाद उन्होंने भोपाल के नवाब को जो है वो फ़ोन किया और कहा कि मैं सुबह 10 बजे 11 तारीख को आपसे मिलने आऊँगा कुछ समय के लिए। और ये बात भोपाल के नवाब ने भी स्वीकार की कि महाराजा हनुमंत सिंह जी ने मुझसे वादा किया था। और उससे पहले एक डिनर पार्टी थी राजराणा धौलपुर के साथ में, और उनके यहाँ तो उसमें भी नवाब भोपाल आए थे। तो वहाँ भी महाराजा हनुमंत सिंह जी ने यही कहा था कि मैं 11 तारीख को जो है वो दस्तखत करने जा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें 10 तारीख की रात्रि तक तो स्पष्ट हो चुकी थी। और 11 तारीख को सुबह महाराजा हनुमंत सिंह जी नवाब ऑफ भोपाल से मिलते हैं, उनके घर पे मुलाकात होती है। शॉर्ट मुलाकात थी। और वहाँ से फिर सीधे जो है वो वाइसराय हाउस जाते हैं और लॉर्ड माउंटबेटन के जाके मुलाकात करते हैं। और वहीं जो है वो वीपी मेनन उपस्थित होते हैं। और वहीं वीपी मेनन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जो कागज हैं वो महाराजा हनुमंत सिंह जी के सामने करते हैं और कहते हैं कि आप दस्तखत करिए। तो महाराजा हनुमंत सिंह जी अपनी तरफ से कहते हैं कि मेनन साहब, वो जो 3 शर्तें जो मैंने रखी हैं उसका कागज आप मुझे दे दीजिए, मैं आपके कागज पे दस्तखत कर देता हूं। जिसको प्रिंसिपली सरदार पटेल ने एग्री किया है कि ये 3 कंडीशन हम मानेंगे। हाँ, सरदार पटेल ने भी एग्री किया और लॉर्ड माउंटबेटन ने भी एज ए वाइसराय, एज ए मिडिटर, एज ए गार्जियन, उन्होंने भी इस बात को श्योर किया कि महाराजा साहब इसमें आपका खुद का कोई हित नहीं है। राइट। ये मारवाड़ की प्रजा के लिए है और ये भारत सरकार का दायित्व है। जब भारत सरकार एक अभिभावक की भूमिका में होगी मारवाड़ के लिए, तो ये तो उनका दायित्व है, वैसे भी करना है। लेकिन चूंकि आप आशंकित हैं, इसलिए हम आपकी आशंका को दूर करने के लिए इस बात को स्वीकार करते हैं। तो इसमें कोई गलत नहीं था। तो गलत ये था, गृह मंत्रालय को ऐसा लगता था कि यदि महाराजा हनुमंत सिंह जी अपनी बात स्वीकार करवा लेते हैं, यदि उनकी शर्तों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो वे 20, 25, 30 जो बड़ी बड़ी स्टेट्स, रियासतें जो अपनी बड़ी बड़ी शर्तों की लिस्टें लिए घूम रहे हैं, वो फिर जो है वो दबाव बनाएंगे। भोपाल, ट्रैवनकोर, बहुत सारे, मैसूर हैं, बड़ौदा हैं, ग्वालियर हैं, ये सारी जो रियासतें हैं उनकी लंबी लंबी लिस्टें बनी हुई हैं। शर्तें डाल रखी उन्होंने कि हम अगर भारत में मिलते हैं तो हमारी ये शर्तें जो है वो स्वीकार की जाएं। और उसमें बहुत सारी शर्तें ऐसी हैं जो जन के संबंध में नहीं है, वहाँ की प्रजा के लिए नहीं है, वो उनके पर्सनल हितों के लिए, पर्सनल के लिए भी है बहुत सारी। लेकिन महाराजा हनुमंत सिंह जी तो अपने लिए निजी कर ही नहीं रहे थे कुछ भी। तो फिर वीपी मेनन जो है वो कुछ देर के लिए झिझक जाते हैं। वो ये दबाव बनाने का प्रयास करते हैं कि मैं आपकी शर्तों को क्यों स्वीकार करूं, ऐसा उन्होंने अपने हाव भाव से दर्शाया। और संयोग से उसी वक्त जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन किसी दूसरे कक्ष में दूसरे डेलीगेशन के साथ चर्चा कर रहे थे, इसलिए वो उठ के दूसरे कक्ष में चले गए। तो जब वो दूसरे कक्ष में गए
तो पीछे जो है वो केवल 2 जने थे और टेबल पे आमने सामने बैठे थे और महाराजा हनुमंत सिंह जी ने जो पेन निकाला था दस्तखत करने के लिए, वो महाराजा हनुमंत सिंह जी का खुद का बनाया हुआ पेन पिस्टल पेन था। तो जैसे ही वीपी मेनन अपना कागज़ उनकी तरफ नहीं करते हैं तो वो अपनी पेन पिस्टल निकालते हैं और वीपी मेनन की तरफ तानते हुए कहते हैं कि मेनन साहब, यदि आप मेरी बात को स्वीकार नहीं करते हैं, मेरी शर्तों का कागज़ मुझे नहीं सौंपते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप मारवाड़ की प्रजा यानी कि मेरी जो प्रजा है उसको भूखे मरते हुए देखना चाहते हैं। तो मैं अपनी मारवाड़ की प्रजा को भूखे मरते हुए नहीं देख सकता। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको इसी क्षण कुत्ते की मौत मार सकता हूँ। तो उन्होंने पिस्तौल तान दी उनके सामने, पेन पिस्तौल था उनके हाथ में ही था और इतने में जो है वो वीपी मेनन साहब घबरा जाते हैं और अपनी जेब में जो कागज़ रखा हुआ था वो निकाल के महाराजा साहब की तरफ दे देते हैं और उसी समय लॉर्ड माउंटबेटन दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं और महाराजा साहब के हाथ में वो पेन पिस्टल लिया हुआ देखते हैं। तो वो उस माहौल को बिल्कुल जो है वो हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए उनसे मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि ये क्या स्पेशल बनाया महाराजा साहब आपने? तो वो कहते हैं कि ये पेन पिस्टल है, 9mm का पेन पिस्टल था। महाराजा हनुमंत सिंह जी ने 2 बनाए थे ऐसे। तो वो उसी पेन से उन्होंने दस्तखत किए और वही पेन जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन को गिफ्ट किया गया था। राइट। और जब मैजिक सर्किल जो इंग्लैंड में है, विश्व का सबसे बड़ा जो है वो मैजिक सर्किल था, जिसके स्थायी मेंबर महाराजा हनुमंत सिंह जी खुद पहले से थे। राइट। और उसी मैजिक सर्किल के एक इवेंट में बहुत बाद में जब लॉर्ड माउंटबेटन वहाँ गए थे, तब उन्होंने वो जो पेन है वो मैजिक सर्किल को गिफ्ट किया था। वो आज भी इंग्लैंड में रखा हुआ देखा जा सकता है। राइट। तो ये इतनी सी घटना होती है, लेकिन वीपी मेनन इस घटना को बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। तो वीपी मेनन साहब और उनकी जो पुस्तकें हैं उसमें इस घटना को बहुत अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उनके द्वारा तो ये कहा गया है कि महाराजा ने उनके सामने पिस्तौल तान दी और कहा कि मैं दस्तखत नहीं करूँगा और मैं तुम्हें इसी वक्त जो है वो कुत्ते की मौत मार सकता हूँ। ये वर्ड्स उन्होंने ही यूज़ किए हैं और किसी भी दूसरे लेखक ने इसको नहीं लिखा है, केवल मेनन साहब ने ही इस घटना को कोट किया और उसी के बाद जो है वो सारे हिस्टोरियंस ने उनकी घटना को जो है वो आगे बढ़ाया। लेकिन इस घटना को उन्होंने छुपा दिया कि महाराजा हनुमंत सिंह जी ने उनके समक्ष जो है वो पिस्तौल क्यों ताना था। राइट। वो इसलिए ताना था और वो चाहते थे कि भाई जो शर्तें तुमने स्वीकार की हैं उस शर्त का जो कागज़ है वो मुझे सौंप दिया जाए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप मारवाड़ की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, और यदि मारवाड़ के ऊपर आपत्ति आती है, विपदा आती है, तो ऐसी परिस्थिति में मारवाड़ के लोग मरेंगे। तब उस वक्त जो है वो आप मुख्तसक रहोगे क्योंकि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जवाबदेही नहीं है। तो सिर्फ उसी बात के लिए महाराजा हनुमंत सिंह जी ने कहा कि मैं अपने लोगों को इस स्थिति में नहीं देख सकता, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरा दस्तखत किया हुआ पत्र मुझे जो है वो दे दें, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। आप ये मत भूल रखना कि भाई आप मुझे जो है वो दबा देंगे, डरा देंगे। लेकिन चूंकि महाराजा हनुमंत सिंह जी की कुछ समय बाद ही 1952 में बहुत कम उम्र में उनका देहांत हो जाने के कारण इन सब घटनाओं को सत्यापित करने वाला और इन सब बातों को जो है वो प्रमाणित करने वाला कोई अद्भुत व्यक्तित्व नहीं रहा, क्योंकि उन सब चीज़ों के जो भी गवाह थे वो सब लोग जो हैं वो आज़ादी के बाद जब अपनी किताबें लिख रहे थे तब वो सब जो है वो अपने अपने नैरेटिव के साथ उन पुस्तकों का लेखन कर रहे थे। तो जोधपुर के बारे में वो क्यों सोचते, और जब इतनी बड़ी घटना हुई, पेन पिस्तौल उनके सामने था, वो घबरा चुके थे, पसीना पसीना हो चुके थे, और गृह मंत्रालय का सचिव जो है वो वीपी मेनन एक महाराजा के सामने पसीने पसीने हो गया, घबरा गया। तो आप सोचिए कि उन 565 रजवाड़ों को जिनको उन्होंने अपने चतुराई से, अपनी कूटनीति से मिलाया था, तो वो जो उनका अद्भुत कौशल का काम है जिसके लिए हम भारतवासी उनके ऋणी हैं, उनके लिए हमेशा जो है वो प्रार्थना भी करेंगे कि ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व ने जो है वो एक अखंड भारत बनाने में पटेल साहब का साथ दिया और एक बहुत कार्यकुशलता का परिचय दिया। लेकिन जब वो महाराजा हनुमंत सिंह जी के सामने जिस रूप में प्रस्तुत होते हैं, अगर ये सच्चाई और ये सच्ची घटना अगर वो अपने किताब में प्रस्तुत करते हैं तो निस्संदेह उनका जो अद्भुत व्यक्तित्व बना है लोगों के सामने वो खंडित होता है। उनका खुद का स्वार्थ उसमें दिखाई देता है कि वो किस प्रवृत्ति के व्यक्तित्व थे। तो इसलिए हर एक व्यक्ति ने कोशिश की कि महाराजा हनुमंत सिंह जी का जो प्रजाप्रिय नरेश का जो व्यक्तित्व था उसको किसी न किसी रूप से जो है वो खंडित किया जाए।
उन्होंने जिस तरीके से इस छोटे से जीवन काल में मारवाड़ के लोगों का और पूरे भारतवर्ष के लोगों का जो समर्थन प्राप्त किया, उनके प्रति जो लोगों का आकर्षण था, राइट। वो सबसे बड़ी जो है वो उन सभी बड़े बड़े लीडर्स को चुभती थी ये बातें। और यही वजह थी कि महाराजा हनुमंत सिंह जी ने इन 6 दिनों में 6 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में जो 5 दिन का घटनाक्रम है, इसमें पूरे मारवाड़ का भूगोल बदल दिया और पूरे भारत की राजनीति और रणनीति को एक नया मुकाम दे दिया। राइट। और उन्होंने वो साबित कर दिया कि वो जैसा चाहते हैं वो कर सकते हैं। Right. मेरे ख्याल से इतनी कम आयु के 24-25 वर्ष की आयु के एक महाराजा का 500 रजवाड़ों का जो संगठन खड़ा करने वाला विभाग गृह मंत्रालय, उसके सामने उनको जो है वो अपनी शर्तों पे मनवा लेना, ये इससे बड़ी उपलब्धि मेरे ख्याल से और कोई नहीं हो सकती। नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और चूंकि इस घटनाक्रम के पीछे जो है वो बहुत सारी बातें हैं, हम इस घटनाक्रम के पीछे इस बात को भी गहनता से जो है वो अध्ययन कर सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन में जो है वो किस तरीके से इन देसी रजवाड़ों के साथ जो है वो अलग अलग व्यवहार किया गया था। और ख़ास तौर से मारवाड़ के साथ जो है वो दूतरफा व्यवहार था। आप देखिए कि जब आप पाकिस्तान बना रहे हो तो जिस प्रदेश पे मारवाड़ राज्य का अधिकार है, उसको देने का हक तो मारवाड़ का हुआ ना। तो यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना ये है कि जिस हम सिंध प्रांत की बात कर रहे हैं जी। जिस हम उमरकोट की जिसकी हम बात करते हैं, तो उमरकोट जो है वो जोधपुर राज्य का हिस्सा था। Yes, this is what I was reading in L.S. Rathor's house books. हाँ, Rupees 10,000 हाँ. was paid by the British government यस, as a token टोकन to the जोधपुर रियासत. जी हाँ। तो ये मिड 18 सेंचुरी में जब तालपुरा के जो नवाब थे उन पे अटैक्स हुए थे, तो सिंध का जो साहिबजादा था वो तो वहाँ से भाग के मारवाड़ आया था। जोधपुर में अभी भी सिंधी साहिबजादा की हवेली है नागुल गेट के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो जो सिंधी साहिबजादा का के ऊपर जब अटैक हुआ था तो मीरपुर की तरफ से, तब जोधपुर से महाराजा विजय सिंह जी ने अपनी एक बटालियन भेजी थी, फोर्स, और उन्होंने जाके सिंध के उस इलाके में शांति स्थापित की और सिंधी साहिबजादे को जो है वो प्रोटेक्शन दिया। तो बाद में सिंधी साहिबजादा जो है वो जोधपुर में आया और यहीं उन्होंने शरण ली। घंटाघर में उनको जो है वो बहुत सारी दुकानें दी गई, बिलाड़ा के पास बहुत सारे गांव और जागीरें दी गई। तो चूंकि अंतिम समय में उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे नज़दीकी परिवार से, इसलिए फिर वो उनकी सब जो है वो परिवार खालसा रहा। तो सिंधी साहिबजादा जब यहाँ आया तो उस वक्त जो है वो जोधपुर स्टेट फोर्सेज ने उमरकोट को अपने अधीन कर लिया था। तो उमरकोट एक छोटी प्रिंसली स्टेट थी, सोडा राजपूतों की परमारों की एक ब्रांच, लेकिन वो महाराजा विजय सिंह जी के समय में मारवाड़ राज्य में मिला लिया गया था। और 1843 में जब ब्रिटिशर्स के साथ जोधपुर स्टेट की संधियाँ हुई थी, तो महाराजा हनुमंत सिंह जी की डेथ के बाद महाराजा तखत सिंह जी के समय में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, 100 ईयर्स की लीज़ दी गई थी। और उस लीज़ के तहत सिंध का जो प्रांत जो उमरकोट है, वो मारवाड़ का जो बड़ा क्षेत्र था, वो व्यापार के लिए 10,000 रुपये की एक टोकन अमाउंट के बदले में जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया गया था। तो ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि सिंध इलाके में उनको अगर ये क्षेत्र मिल जाता है तो वो पूरा कराची और ऊपर का जो हैदराबाद वगैरह का जो क्षेत्र है उस पर जो है वो प्रॉपर मॉनिटरिंग कर पाएगी। इसलिए जोधपुर रियासत ने केवल उसको लीज़ पे दिया था और 1843 में ये लीज़ पे गया और 1943 में इसको 100 ईयर्स पूरे हो गए। तो जो लीज़ डीड है वो ख़त्म हो गई थी ऑटोमेटिकली। और महाराजा उमेद सिंह जी ने 1943 में इसका एक मेमोरेंडम ब्रिटिश सरकार को भेजा था। हमारे पास उस मेमोरेंडम की कॉपीज़ हैं, आर्काइव्स में भी उसकी कॉपीज़ पड़ी हैं। तो उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि ब्रिटिश सरकार को जो है वो हमारा सिंध प्रांत का जो उमरकोट क्षेत्र है, जो मारवाड़ राज्य का हिस्सा है, उसे छोड़ देना चाहिए, हमें वापस हैंड ओवर कर दिया जाए। तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से कहा गया था कि अभी जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और इस परिस्थितियों में हम ये सारी चीज़ें संपादित नहीं कर सकेंगे, कुछ समय बाद इस पर विचार किया जाएगा। और चूँकि ये विचाराधीन मुद्दा था और फिर आगे चलकर जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो इस क्षेत्र को जो है वो बिना मारवाड़ की रजाबंदी के भारत से जो है वो हटाकर पाकिस्तान में मिला लिया गया। तो महाराजा हनुमंत सिंह जी ने कहा कि जिस तरीके से बंगाल के पास में, बंगाल और आसाम के बॉर्डर के पास में एक सिल्लीगढ़ी या सिल्लीसूटी कुछ एक छोटा सा स्थान है, प्रोफेसर राठौड़ साहब ने अपनी किताब में उसको मेंशन किया है। तो वो जो छोटा सा स्थान है उसकी जो आबादी है वो हिंदू बाहुल्य थी।
तो बांग्लादेश से उसको निकाल के भारत में मिला लिया गया था। तो उन्होंने ये तर्क रखा कि जब उस क्षेत्र को आप पाकिस्तान से निकाल के भारत में ले सकते हो, तो आप उमरकोट को और थार पारकर जो पूरा का District है। पूरा जो है वो हिंदू बाहुल्य। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, पाकिस्तान से उसे भारत में क्यों नहीं मिलाया जा सकता। Right. तो ये कोई गलत उनका वक्तव्य नहीं था। महाराजा हनुवंत सिंह जी ने इस बात को भी बहुत प्रमुखता से उठाया था, और जब लगा कि इस बात का कोई समर्थन नहीं कर रहा है और इस बात पे कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है, तब महाराजा हनुवंत सिंह जी के लिए परिस्थितियाँ चेंज हो गई, बदल गई, और फिर उन्होंने जो है वो जिन्ना जैसी घटना को कूटनीति का एक मोहरा बनाकर, माध्यम बनाकर उस घटना को उन्होंने अंजाम दिया। तब जाके जो है वो जोधपुर भारत का हिस्सा हुआ और जोधपुर की तीनों शर्तों को स्वीकार किया गया। इसी उमरकोट की बात पे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि उमरकोट जो थार पारकर डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा था और हिंदू बाहुल्य था, सो महाराजा हनुवंत सिंह जी स्पेशली मेड एफर्ट्स विथ नेहरू दैट जो रेड क्लिफ जो आप डिमार्केशन कर रहे हैं, जी, while doing that demarcation kindly include थार पारकर and this district into Union of India. बिल्कुल But Nehru ji did not agree to that. बिल्कुल। So इसके बारे में आप हाँ, इसमें भी महाराजा हनुवंत सिंह जी का यही वक्तव्य था कि इस क्षेत्र को जो है वो भारत का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि महाराजा हनुवंत सिंह जी का और मारवाड़ का खुद का अपना भी हित था, क्योंकि मारवाड़ का बहुत बड़ा क्षेत्र, मारवाड़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उस क्षेत्र में था। तो यदि वो पूरा क्षेत्र मारवाड़ को मिलता है तो मारवाड़ की समृद्धि बढ़ सकती थी। तो उन्होंने पहले जो है वो नेहरू जी के साथ प्रयास किए, चूँकि नेहरू जी की तरफ से कोई सकारात्मक जो है वो सहयोग नहीं मिला और ना ही उन्होंने इसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। इसी तरह से फिर लॉर्ड माउंटबेटन और पटेल के साथ में भी उन्होंने इस बात को रखा, लेकिन सबकी तरफ से यही जवाब आता था कि हम इस पे विचार करेंगे, लेकिन अभी की परिस्थितियों के अनुसार हम इस पर जो है वो बहुत बड़ा दबाव नहीं बना सकते कि हम इस क्षेत्र को जो है वो भारत में रखें। और चूँकि सभी ने यही कहा कि ये निर्णय तो जो है वो रेड क्लिफ सोसाइटी को लेना है, जो कमेटी बनी है वो कमेटी लेगी, तो रेड क्लिफ कमेटी ही निर्णय लेने की अधिकारी है, इसलिए हम उसमें दखल अंदाजी नहीं दे सकते। तो ऐसा करके सभी लोगों ने जो है वो उस बात से किनारा करने का प्रयास किया। सो हिस्ट्री बुक्स में रेफरेंस भी आता है कि सरदार पटेल एंड महाराजा हनुवंत सिंह साहब वर ट्रैवलिंग इन अ प्लेन एंड द पायलट फेल्ड टू टेक कंट्रोल ओवर द प्लेन, और उस समय सरदार पटेल had requested Maharaja Sahab, or rather Maharaja Sahab requested with, if you would allow me, that I would take the plane. So what was that instance? इसके बारे में अगर आप हमें बता सकें। हाँ, राजस्थान के इतिहास में एक सबसे महत्वपूर्ण डेट्स हैं, तिथि हैं, जिसे हम 30 मार्च कहते हैं। तो 30 मार्च राजस्थान का गठन दिवस है, जब ग्रेटर राजस्थान बना था। हालांकि इसे जब पूर्ण तो नहीं कह सकते, क्योंकि 1956 में सिरोही और माउंट आबू वगैरह जब ये सब मिला लिए गए तब पूरा संपूर्ण आज का राजस्थान बना, लेकिन जो ग्रेटर राजस्थान जिसे हम कहते हैं वो 30 मार्च को हुआ था। तो 30 मार्च को ही महाराजा हनुवंत सिंह जी ने मारवाड़ रियासत का भारत में विलय किया था। तो संपूर्ण रूप से जो है वो सारे अधिकार 30 मार्च 1949 को जो है वो महाराजा हनुवंत सिंह जी ने सारे राइट्स दिए थे। 30 मार्च की ये घटना है। 30 मार्च को जब उस कार्यक्रम को संबोधित करना था सरदार पटेल को, और जयपुर में ये कार्यक्रम आयोजित था, तो महाराजा हनुवंत सिंह जी उस वक्त जो है वो दिल्ली में थे, और जब सरदार पटेल राजस्थान के लिए प्रस्थान करते हैं तो उसी प्लेन में महाराजा हनुवंत सिंह जी भी उनके साथ में होते हैं। और अलवर से निकलने के बाद उनके पायलट्स के द्वारा ये बताया जाता है कि हवाई जहाज़ जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं है और वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ उतर रहा है, तो ये अपना बैलेंस खो सकता है। तो सरदार पटेल साहब के पास ही महाराजा हनुवंत सिंह जी थे, तो महाराजा हनुवंत सिंह जी ने उनकी तरफ देखा और कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस हवाई जहाज़ को कंट्रोल करूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ज़रूर करें और मुझे पूरा भरोसा है आप इसमें दक्ष हैं, तो इसलिए आप करें। तो महाराजा हनुवंत सिंह जी ने बहुत कुशलता के साथ पायलट की जगह बैठ के जो है वो उस हवाई जहाज़ को शाहपुरा के पास, करीब जयपुर से 60 किलोमीटर पहले नदी के किनारे पे जो है वो एक मैदान के ऊपर उस हवाई जहाज़ को जो है वो लैंड करवाया। तो ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। जिस लौह पुरुष ने भारत बनाया, एक संयुक्त भारत की रचना की, जिसने जो है वो सारे 565 देसी रजवाड़ों को मिला के इतना बड़ा अखंड भारत का जो है वो स्वरूप रचा, और वो लौह पुरुष एक राजपुताना से एक राजस्थान बनाने जा रहा है। और यदि किसी भी तरह की एक अप्रिय घटना उस हवाई जहाज़ में होती है
और उसमें जोधपुर के महाराजा शामिल होते हैं, तो आप देखिए कि हम सोच भी नहीं सकते कि किस तरह के जो है वो वातावरण Repercussions. या नैरेटिव जो है वो उसके बाद में बनाए जाएंगे, गढ़े जाएंगे। जो खबरें उनके सम्मुख होते हुए भी जो है वो इस तरह से लिखी जा सकती हैं, तो वो उनके जाने के बाद तो कैसी कैसी लिखी जाएंगी। तो ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं। महाराजा हनुमंत सिंह के सामने ये भी पक्ष था कि अगर मैं अपनी दक्षता में कामयाब नहीं होता हूँ तो ये पूरा जो अगर कोई घटना अप्रिय हो जाती है तो उसका इल्ज़ाम पूरा उन पे ही आने वाला था। लेकिन पटेल साहब को महाराजा हनुमंत सिंह जी पे बहुत भरोसा था और महाराजा हनुमंत सिंह जी को अपनी काबिलियत पे भरोसा था कि वो एक कुशल पायलट हैं और बहुत कुशलता के साथ वो अपना काम कर सकते हैं। ये उन्होंने वहाँ उस दिन साबित कर दिया कि वो एक बेस्ट पायलट हैं और कैसे भी किसी भी परिस्थिति में हवाई जहाज को और हवाई जहाज में बैठे लोगों के जीवन की रक्षा करने की क्षमता है उनमें। और वो उस घटना के बाद जब सरदार पटेल जब भाषण भी देते हैं तो इस घटना का वो उल्लेख भी करते हैं और अपनी खुद की जो ऑटोबायोग्राफी जो उनकी किताब उन पे लिखी गई थी उस किताब में भी इस घटना को जो है वो कोट किया गया था, लिखा गया था। और महाराजा हनुमंत सिंह जी की बहुत प्रशंसा की उन्होंने और उन्होंने कहा कि तुमने एक ऐतिहासिक काम किया है और आज मैं जिस ऐतिहासिक घोषणा को करने जा रहा हूँ उस दिन तुमने स्वयं जो है वो इतिहास रच दिया है। तो चूँकि वैसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है इस घटना के अंदर कि भाई हाँ ठीक है जा रहे हैं, हवाई जहाज़ ख़राब हो गया है, लेकिन बड़ी बात तब हो जाती है जब एक ऐसा व्यक्तित्व उसमें विराजमान हो जिस व्यक्तित्व पे देश के लोगों की मतलब उस वक्त की जितने भी भारत की आबादी है हर व्यक्ति जो है वो सरदार पटेल की तरफ देख रहा है। वो भारत का उप प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी है और संयुक्त भारत को बनाने वाला व्यक्ति भी है और जिसे लौह पुरुष की संज्ञा उस वक्त दी जा चुकी थी। तो ऐसे लौह पुरुष के साथ इस तरह की अप्रिय घटना होती है तो बहुत अलग ही जो है वो उसका कहानी या व्यक्तित्व बनता है। लेकिन महाराजा हनुमंत सिंह जी ने इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बहुत सुंदर तरीके से, बहुत संयमित तरीके से उस घटना को अंजाम दिया और अपनी कुशलता को साबित किया। तो ये बहुत सारे मायने बताती हैं कि महाराजा हनुमंत सिंह जी के प्रति सरदार पटेल का कितना विश्वास था। अगर पुरानी घटनाक्रमों को आप देखते हैं तो ज़रूर जो है वो उनके बीच में खटास होती, उनके बीच में जो है वो दूरियां होती, लेकिन यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है और यहाँ वही दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि सरदार पटेल जो है वो महाराजा उमेद सिंह जी की भूमिका में बैठे हैं वहाँ पर। जिस तरह से वो कहते थे कि मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ और तुम्हारे पिता मेरे दोस्त हैं। महाराजा उमेद सिंह जी सरदार पटेल के अभिन्न मित्र थे और वो वहाँ पर उस मित्रता और उस अभिभावक के रूप में जो है वो आदेश देते हैं और कहते हैं कि नहीं महाराजा साहब आप हवाई जहाज संभाल लीजिए। और वो एक पुत्र के रूप में मतलब उस काम को जो है वो पूरा करते हैं। तो ये खूबी महाराजा हनुमंत सिंह जी की वहाँ देखने को मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि इस बात को बहुत प्रमुखता से जो है वो लोगों को बताना चाहिए और लोगों तक ये बात भी जानी चाहिए। लेकिन ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी महाराजा हनुमंत सिंह जी की घटनाएं हैं जो जोधपुर के लोग तो क्या कोई भी नहीं जानते उनके बारे में। Nobody knows that the life of Sardar Patel was saved by महाराजा हनुमंत सिंह साहब। एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट महाराजा हनुमंत सिंह जी की लाइफ में और जोधपुर रियासत की लाइफ में आता है कि मैं था सो दूर नहीं। एक राजा जो अपनी प्रजा के लिए उस स्तर तक लड़ता है कि वो जिन्ना तक से मुलाकात करता है और गृह मंत्रालय पर दबाव डालकर अपनी प्रजा के हितों की रक्षा करने के लिए उस स्तर तक जाता है। वो ये परवाह नहीं करता कि उसको हिस्ट्री में किस रूप में देखा जाएगा। वो इंसान जब डेमोक्रेसी शुरू होती है तो वो इलेक्शन भी लड़ता है और अपना एक नारा देता है, मैं था सो दूर नहीं, जो आज भी हमारे घरों के अंदर जब रेफरेंस आता है महाराजा हनुमंत सिंह साहब का तो मैं था सो दूर नहीं इज़ अ रेफरेंस जो हमारे बड़े रहे हैं, जो वो रेफरेंस देते हैं कि साहब इट वॉज अ हिस्टोरिक टाइम एंड एक समुद्र सा था जब वो भाषण देते थे और जब ये कहते थे और गली गली एक ही चर्चा थी, मैं था सो दूर नहीं। मैं चाहता हूँ कि यू प्लीज़ टेल आवर व्यूअर्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इलेक्शंस दैट ही फॉट एंड द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट द विक्ट्री कुड नॉट बी सीन बाय हिम। प्लीज़ आप इसके बारे में बताइए। महाराजा हनुमंत सिंह जी ने मार्च 1949 में मारवाड़ रियासत के विलय के पश्चात लगभग जो है वो अपने आप को अपनी शौक़ को पूरा करने में अपने समय को देना शुरू कर दिया था
और यही वजह थी कि वो इंग्लैंड यात्रा के लिए निकले और उन्होंने बहुत सारे शो किए वहाँ पर। ख़ास तौर से मैजिक सर्कल की सदस्यता होने के नाते उन्होंने जो है वो इंग्लैंड के अंदर कई करतब दिखाए। तो उनकी सबसे बड़ी जो खूबी थी वो एक अच्छे जादूगर के रूप में भी थे वो। राइट। तो उनके जादू के जब शो वहाँ होते थे तो हाउसफुल होता था और बहुत सारे लोग निराश होते थे कि उनको टिकट नहीं मिला। तो कई 3 दिनों तक वहाँ पर उनके जादू के जो है वो अलग अलग शो वहाँ हुए थे। तो ये सब आनंदमय जीवन वो उस वक्त जी रहे थे। और जब वो इंग्लैंड से वापस लौटते हैं लंबे समय के बाद में, तब भी वो एक सीखने की मुद्रा में होते हैं। तो जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं राठौड़ साहब की किताब को और जोधपुर स्टेट के रिकॉर्ड्स को, जो दस्तरी रिकॉर्ड्स हैं, हकीकत बयां हैं, प्लस महाराजा हनवंत सिंह जी के जो नोट्स हैं, उनके जो प्रोग्राम्स हैं महकमा खास रिकॉर्ड्स में जो रखे हुए हैं, तब पता चलता है कि उन्होंने पानी के जहाज़ को चलाने की भी जो है वो ट्रेनिंग ली। तो वो अद्भुत व्यक्तित्व थे, हवाई जहाज भी उड़ाना जानते थे। तो उन्होंने कहा कि पानी में चलने वाले जहाज़ को कैसे चलाया जाए। तो जब वो लौट रहे थे तो उन्होंने जो है वो जहाज़ के पायलट को कहा कि आप मुझे इसकी पूरी ट्रेनिंग दीजिए। तो पूरे रास्ते इंग्लैंड से बॉम्बे तक जब तक पहुँचे नहीं, तब तक जहाज़ को कैसे चलाया जाता है, जहाज़ को कैसे मॉनिटर किया जाता है, उसकी एक एक चीज़ को उन्होंने बारीकी से सीखा, समझा और पूरा स्वयं अपने निर्देशन में उसको चला के जो है वो बॉम्बे के बंदरगाह तक लेके आए। तो जब वो बॉम्बे पधारे तो मारवाड़ के जो लोग थे बॉम्बे में रहने वाले अप्रवासी, जो भारतीय मारवाड़ी कहलाते थे वहाँ पर, तो वो सारे जो लोग हैं वो उनको सूचना मिल गई तो महाराजा से मिलने के लिए वहाँ एकत्रित हुए। तो ताज में जब वो पधारे थे रुकने के लिए तो वहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी कि ट्रैफिक्स जो हैं वो जाम हो गए और लोग बहुत अलग भाव प्रकट कर रहे थे उनके प्रति और बड़े सम्मान के साथ महाराजा हनवंत सिंह जी को उन्होंने अपने उद्गार प्रस्तुत किए। लोगों ने जो है वो खुशी प्रकट की और उनकी आंखों में एक ललक थी कि भाई हमारा प्रतिनिधित्व करिए आप। तो महाराजा हनवंत सिंह जी के जीवन की ये घटनाएं थी जो उन्हें लोकतंत्र की तरफ खींच रही थी। हालांकि एक समय ऐसा आया जब उन्होंने लोकतंत्र से बिल्कुल दूरी बना के कहा कि भाई अब ठीक है, आपका काम है, आप करिए, मुझसे जो होगा पूर्व महाराजा के रूप में भाई रियासतों का विलय कर चुका हूँ मैं अब। तो एक मेरी पूरी 39 पीढ़ियों 38 पीढ़ियों का मेरा जो है वो राज परिवार का एक मारवाड़ की जनता से लगाव रहा है। तो मैं मेरे लेवल से एक सामान्य नागरिक के नाते मैं जोधपुर की जनता की सेवा करूँगा। तो एक चर्चा उनकी जो है वो इंग्लैंड के अंदर चर्चिल के साथ में भी जब वो मीटिंग होती है तब वहाँ चर्चिल भी उनको उपदेश देते हैं और कहते हैं कि आपके पिता मेरे जो हैं वो बहुत घनिष्ठ मित्र थे और तुम मेरे बेटे के जैसे हो और मैं चाहता हूँ कि एक राजा का एक कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा से जुड़ा रहे और आप तो उस प्रजाप्रिय शासक की भूमिका में हो कि आपकी जनता आपके प्रति अगाध स्नेह रखती हैं और आपके प्रति आशान्वित भी हैं। और एक ऐसा प्रदेश है आपका जो निर्जल प्रदेश है, जहाँ रेगिस्तान है, तो आपको जो है वो नेतृत्व करना चाहिए और इस नया जो भारत बना है, नई लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में भी आपका अनुभव लोगों को मिलना चाहिए, इसलिए आप इस पे विचार करिएगा। तो महाराजा हनवंत सिंह जी के जीवन का वो मोड़ था वहाँ से। और जब यहाँ आए और यहाँ का अभूतपूर्व स्वागत, तो वहाँ से फिर जब वो अहमदाबाद पहुँचे तो अहमदाबाद में भी जो है वो वही मारवाड़ के लोगों का और स्थानीय लोगों का जो उनका सम्मान करने का जो तांता लगा। तो 2 घंटे रेल ट्रेन वहाँ जो है वो लेट हो गई। फिर वहाँ से जो है वो आबू रोड पहुँचे तो वहाँ पर जो है वो सिरोही और माउंट आबू और मारवाड़ से जुड़े लोगों का जो है वो वहाँ उनका स्वागत सत्कार हुआ। फिर मारवाड़ जंक्शन में आके उन्होंने नाइट स्टे किया वहाँ पर। तो ये सारा जो स्वागत उनका चला अलग अलग लोगों के द्वारा। और फिर जब जोधपुर पहुँचे तो जोधपुर में जो अभूतपूर्व स्वागत जनता ने उनका किया, मेरे ख्याल से वो पहला इतना बड़ा भव्य उनका स्वागत था। या फिर जब जो महाराजा साहब जब इंग्लैंड से आए थे 1970s में, जब 69 में, तो उस वक्त जो बाप जी का स्वागत हुआ था, उससे बड़ा स्वागत, अभूतपूर्व स्वागत महाराजा हनवंत सिंह जी का किया गया। और एक स्वागत समिति बनाई गई थी और राजकीय स्टेडियम जो है, जिसे हम उम्मेद स्टेडियम कहते हैं, वहाँ एक बहुत भव्य जो है वो कार्यक्रम आयोजित हुआ था महाराजा हनवंत सिंह जी के अभिनंदन में। तो इस तरह से महाराजा हनवंत सिंह जी को प्रजा के साथ जो उनका जुड़ाव है, लगाव है और प्रजा की जो उनके प्रति आशान्वित दृष्टि जो दिखाई दी उनको, ये कहीं ना कहीं उनको खींच रही थी बार बार।
और वो बार-बार जो है वो उससे अलग होने की कोशिश करते थे और लोग उनको आशा की दृष्टि से देखते थे और उनको खींच लेते थे कि नहीं, आपको राजनीति में आना है। और यही वजह थी कि 1951 के दिसंबर आते-आते जब पूरी तरह से भारत में जो है वो चुनाव घोषित किए जा चुके थे, कांग्रेस जो है वो बड़े ज़ोर-शोर से प्रचार कर रही थी। मारवाड़ और राजस्थान में ये स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि जो है वो कांग्रेस की बहुत बहुमत के साथ जो है वो सरकार बनने जा रही है। इवन द जयनारायण व्यास स्वयं इतने उत्साहित थे कि उन्होंने महाराजा साहब को जो है वो धन्यवाद भी दिया और महाराजा साहब को कहा कि आपकी वजह से जो है वो मेरा इतना कद बड़ा हुआ है। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में गया तब आपने मुझे जो है वो प्रधानमंत्री के पद जैसे लिख के जो है वो उस कागज़ में दिया कि भाई मैं जोधपुर का प्रधानमंत्री रहा हूँ, तो इसलिए वहाँ मेरा कद बढ़ा, मेरी पार्टी में मेरा कद बढ़ा। और जब 1940 एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना, जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन राजस्थान में हुआ था वो जयपुर में किया गया था 48 में। उसकी न्यूज़पेपर की कटिंग भी हमने सवेनियर में पब्लिश की है। तो उस वक्त महाराजा हनवंत सिंह जी ने 1 लाख रुपीज़ जो है वो कांग्रेस के सम्मेलन के लिए दिए थे। तो अगर वो ऐसे व्यक्तित्व होते हैं कि भाई वो किसी पार्टी से नफरत करते हैं या लोगों से नफरत करते हैं या लोगों को दुश्मन मानते हैं, तो अपनी तरफ से क्यों पैसे देते? क्या ज़रूरत थी उनको? लेकिन वो कहते थे कि भाई कोई भी पार्टी हो जो इस राष्ट्र के उत्थान के लिए काम कर रही है तो हमें उन्हें सहयोग करना चाहिए, ये उनकी विचारधारा थी। और उन्होंने 1 लाख रुपया जो है वो डोनेशन दिया। प्लस जिस दिन ये सम्मेलन था 3 दिन तक जोधपुर की जो ट्रेनें जो जयपुर जाती हैं उन ट्रेनों को अतिरिक्त शुरू किया गया। और कुछ दिन तो जो है वो जो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि या जो सम्मेलन में शामिल होना चाहते हैं उनको लिए जो है वो निःशुल्क या डिस्काउंट्स जो है वो टिकट्स जारी किए गए। कुछ को तो निःशुल्क किया गया कि भाई ये पैसा नहीं ली जाए, और अतिरिक्त ट्रेनें जो है वो स्टार्ट कर दी गई। और जो सरकारी कर्मचारी भी अगर कोई जाना चाहता है तो इसके लिए जो है वो अलग अलग डेज़ के अंदर छुट्टियां घोषित कर दी गई। रेलवेज़ में, बड़े बड़े कई ऐसे बैंक्स में और उन सब डिपार्टमेंटों में छुट्टियों को डिक्लेयर किया गया ताकि जो मज़दूर हैं या जो अलग अलग कर्मचारी हैं वो लोग भी कांग्रेस का अधिवेशन ज्वाइन कर सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जो नौकरियाँ भी करते थे, लेकिन वो कार्यकर्ता जो है वो कैसे जा सकता है। तो ये महाराजा हनवंत सिंह जी का अद्भुत व्यक्तित्व था। और फिर जैसे जैसे घटनाक्रम बढ़ते गए, जब जयपुर में रामलीला का आयोजन हुआ 1950s में, तो वहाँ पर भी महाराजा हनवंत सिंह जी को बुलाया गया था। तो 2 बार गए, पहले शुरू जब हुई तब रामलीला में गए और जब समाप्ति का समय आया तब भी गए। और पहली बार जब गए तब तो वहाँ के लोग जो है वो एयरपोर्ट पे ही बैठे थे। महाराजा हनवंत सिंह जी जिस हवाई जहाज़ से जाना चाहते थे तो उनका जो पायलट है उसकी तबीयत बिगड़ गई, तो महाराजा हनवंत सिंह जी स्वयं जो है वो अपना हवाई जहाज़ लेके गए। तो वहाँ जब गए तो एयरपोर्ट पे पता चला कि बड़ी बड़ी टोकरियों में जो है वो फूल लिए हुए बैठे हैं, सारे फूलों की पत्तियाँ डाली हुई हैं। और पूछा कि ये क्या है, तो कहा कि रामचंद्र जी की जब सवारी निकलेगी तो जुलूस जो निकलेगा उस पर हम ऊपर से जो है वो हवाई जहाज़ से फूलों की बरसात करना चाहते हैं, और इसके लिए हम यहाँ किसी हवाई जहाज़ की व्यवस्था के लिए लगे हुए हैं। बड़े बड़े सेठ साहूकार पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हवाई जहाज़ नहीं है, कौन फूलों की बरसात करे। तो महाराजा हनवंत सिंह जी उस वक्त जो है वो अपना बड़ा दिल दिखाते हैं, कहता है इतनी सी बात, आप लाइए टोकरियाँ मेरे हवाई जहाज़ में, देखिए मैं करूँगा ये काम, मेरा सौभाग्य है, भगवान राम का वंशज हूँ, अगर मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात हो कि उनकी शोभा यात्रा वो मतलब जुलूस निकल रहा है रामलीला का और मैं वहाँ पुष्प वर्षा करता हूँ। तो महाराजा हनवंत सिंह जी ने स्वयं जो है वो हवाई जहाज़ उड़ाया और जितना लेवल जो है वो नीचे लाने का उससे कई गुना नीचे लेके आया हवाई जहाज़ को, और बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो पुष्प वर्षा हुई, वो इतनी सुंदर तरीके से। और जब वहाँ स्टेज पे पधारे वो पूरा करके तो लोग गदगद हो गए और अपार भीड़ ने जो है वो उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया। और कुछ समय बाद जब वो रामलीला का मंचन समाप्त हुआ तो समाप्ति के कार्यक्रम के लिए वो बुलाने वापस चले गए। डेलीगेशन पहुंच गया जोधपुर उमेद भवन। तो फिर महाराजा हनवंत सिंह जी कहते हैं कि भाई आप दूसरों को बुलाइए, मुझे बार बार बुला रहे हैं, पहले उद्घाटन में आ गया हूँ, अब तो और किसी, क्या नहीं साहब हमको तो आप ही चाहिए। हमारी रामलीला में समापन का समारोह भी जो है वो महाराजा हनवंत सिंह जी की उपस्थिति में ही होगा। राइट। तो हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि अब आप कोई बहाना बनाएं, इसलिए आप आइए। तो जोधपुर की बजाय जयपुर और जयपुर की बजाय भारत के अन्य प्रांतों में भी महाराजा हनवंत सिंह जी का अद्भुत व्यक्तित्व और उनकी जो छाप है वो लोगों के जहन में थी। लोग उन्हें बहुत प्रेम करते थे, बहुत स्नेह रखते थे उनसे। तो यही वजह थी कि महाराजा हनवंत सिंह जी जब दिसंबर 1951 में जब
ये सारे चुनाव की घोषणा हो जाती हैं, तब जोधपुर में बहुत सारे लोग जो अलग अलग गुट बना के डेलीगेशंस के रूप में महाराजा हनुमंत सिंह जी से मिलते हैं और उनको कहते हैं कि आप चुनाव लड़िए। तो कहते हैं कि चुनाव सबको दूसरों को लड़ना है, अब हम और भी बहुत लोगों को आगे आना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं ही चुनाव लड़ूं। तो माहौल बनता गया, 1 डेढ़ महीने में परिस्थितियां बदलती गई और कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसमें महाराजा हनुमंत सिंह जी को लोग शिकायत पत्र लिखते थे। हमारे रिकॉर्ड्स में, वो सारे रिकॉर्ड्स में है अवेलेबल, डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स। और जहाँ भी महाराजा हनुमंत सिंह जी जाते थे तो वहाँ लोग जब उनका अभिनंदन करते थे तो शिकायत पत्र भी देते थे कि सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही है, हमारे काम नहीं होते हैं, हम जो भी कंप्लेन लिखते हैं तो हमारे लिए व्यवस्थाएं नहीं होती है, चारा पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती गाँवों में। तो जो नई अंतरिम सरकारें बनी थी यहाँ पर राजस्थान में भी, जयनारायण जी को उस सरकार का जो है वो मुख्यमंत्री बनाया गया था, पहले हीरा लाल जी थे बात। तो ये लोग जो है वो कि हमारी सुनवाई नहीं होती है आम जनता की, तो आम जनता बहुत त्रस्त थी और वो बार बार महाराजा हनुमंत सिंह जी को किसी न किसी रूप में जो है वो पत्र के माध्यम से एक समूह बना के डेलीगेशंस के रूप में अपनी बात रखने के लिए पहुंचते थे। तो महाराजा हनुमंत सिंह जी को एक तरह से ये एहसास हो चुका था कि उन्हें राजनीति में आना पड़ेगा, अगर वो नहीं आते हैं तो मारवाड़ की जनता का वो सही ढंग से जो है वो पोषण नहीं कर सकते। मारवाड़ की जनता को जो उन्होंने एक राजा के रूप में, एक मारवाड़ के पुत्र के रूप में जो उन्होंने भरोसा दिलाया है, उस भरोसे को कायम रखना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये सब परिस्थितियाँ बनती हैं। अब यहाँ घटनाक्रम ये होता है कि महाराजा हनुमंत सिंह जी अपने अंतिम समय में अधिकतर जो समय है वो मेहरानगढ़ में बिताते थे। मेहरानगढ़ उनका एक तरह से वॉर रूम था। तो मेहरानगढ़ में 2 काम करते थे। एक काम तो वो उन्होंने जो है वो एक गन शॉप फैक्ट्री स्थापित की थी महाराजा हनुमंत सिंह जी ने। 1946 में ही उन्होंने, महाराजा उमेद सिंह साहब के जीवन काल में ही मेहरानगढ़ में कुछ महलों में उन्होंने बदलाव किए, अपने लिए रेजिडेंस बनाए और उन्होंने जो है वो एक जनान डोडी के पीछे एक स्पेस है जहाँ उन्होंने एक नई फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी। तो वो फैक्ट्री जो है वो गन शॉप फैक्ट्री के नाम से जानी जाती थी। उन्होंने बहुत सारी मशीन मंगवाई और वहीं उन्होंने जो है वो पेन पिस्टल और गन्स और ये सारी बंदूकें वगैरह, 9mm की बंदूकें और ये सब बनाई थी। और उनकी बनाई हुई बंदूकें 1943 में जो उन्होंने बनाई थी, वो जब भारत सरकार को बताई गई थी तो उस वक्त के जो सैन्य विभाग के अधिकारी थे उन्होंने वहाँ सेना के कारखाने में भेज के उसकी जो है वो तस्दीक की थी। तो सेना के कारखाने के प्रबंधक ऑफिसर्स की तरफ से लिखित में जो है वो जवाब भेजा गया था और कहा गया था कि ये हमारे यहाँ पर बनी बंदूकों से श्रेष्ठ हैं और इसकी तकनीकी बहुत अच्छी है और यदि इस तरह की श्रेष्ठ जो है वो बंदूकें हम बनाते हैं तो हमारे सोल्जर्स के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। और महाराजा हनुमंत सिंह जी का ये जो इनोवेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इनोवेशन है। ये उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से स्वीकार किया, जिसको राठौड़ साहब ने भी अपनी किताब में कोट किया है विद स्रोत रेफरेंस के साथ में। तो ये ऐसी चीज़ें थी जो महाराजा हनुमंत सिंह जी को कहीं ना कहीं लोगों से जोड़ रही थी। तो वहाँ उन्होंने पूरा लोगों से मिलने जुलने का और ये सब समय तय कर रखा था। तो किले में वो चहल पहल होती थी। बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स हैं, हमने फोटोग्राफ्स भी पब्लिश किए हैं जिसमें महाराजा हनुमंत सिंह जी दौलत खाना में बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं साफे पहने हुए, धोती पहने हुए, कोई अपनी बात रख रहा है, कोई खड़ा होकर कह रहा है और वो आराम से सबकी बातें सुनते हैं। तो ऐसी ही एक घटना होती है और जयनारायण व्यास जो हैं वो महाराजा हनुमंत सिंह जी से मिलने के लिए किले जाते हैं और वहाँ जाके वो जयनारायण जी महाराजा हनुमंत सिंह जी को कहते हैं कि महाराजा साहब, मैंने सुना है कि आप चुनाव लड़ने का विचार कर रहे हैं और आप जो है वो और भी लोगों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो के व्यास जी, लोकतंत्र हैं, चुनाव तो कोई भी लड़ सके और आप भी लड़ रही हो तो मैं भी लड़ सकूं। पर तो व्यास जी को लगा थोड़ा अलग। तो व्यास जी ने कहा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ें और मैं आपको अपना टिकट दे दूंगा ताकि आप जीत सकें। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप जो है वो हार जाएं और मैं ये भी नहीं चाहता कि जोधपुर का मेरा महाराजा यानी कि हमारे महाराजा जो है वो पराजित हों। तो व्यास जी के हृदय में दोनों बातें थी, उसमें कुटिलता भी हो सकती है और अपनापन भी हो सकता है, वो उनका हृदय जाने। लेकिन उन्होंने जो बहुत मार्मिक बात कह दी, उन्होंने दोनों बातें कह दी कि भाई मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे महाराजा हारें और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप जो हैं वो मेरी बात रखें, क्योंकि अगर आप हमारे कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तो हमारे प्रतिद्वंदी नहीं होंगे, तो हमारे कांग्रेस में जो है वो हम सब के जीतने के चांस बन जाएंगे और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँगा।
तो महाराजा हनुमंत सिंह जी को ये बात थोड़ी सी अलग लगती है, लेकिन उन्होंने बहुत विनम्रता के साथ कहा कि व्यास जी, मैं जीतूं आप जीतो, गली बात घर में, और अगर आप जीतो तो भी मैंने खुशी हुई, और मैं कभी नहीं चाहूँ कि आप हारो। आप अगर हारोला तो मारो मारवाड़ जो को राजस्थान में प्रतिनिधित्व है वो कमज़ोर लागेला मने, तो मैं वो भी नहीं चाहूँ। आप अपनी तैयारी करो, और मैं इतो कमज़ोर भी नहीं हूँ और इतो निर्बल भी नहीं हूँ कि मारवाड़ की जनता जो को मने स्नेह और प्रेम देवे, इतो मारे प्रति जो वाणो लगाव है, इन्हीं वजहों मैं किन्हीं कांग्रेस या किन्हीं दूसरे दल के साथ जुड़ूँ और उन पार्टी रो जो को है वो टिकट लेन चुनाव लड़ूँ, तो वो मने स्वीकारनी है। तो इस तरह से फिर घटनाक्रम महाराजा हनुमंत सिंह जी के बिल्कुल पक्ष में आया, और फिर महाराजा हनुमंत सिंह जी ने निर्णय लिया कि हमें चुनाव लड़ना है। तो उन्होंने दो चीज़ों को जो है वो क्लब किया था। एक उस वक्त पार्टी बनी थी राम राज्य पार्टी। राम राज्य पार्टी जिससे बहुत सारे प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे थे, उनके एक दल ने जो है वो महाराजा साहब से भेंट की थी। तो उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़िए, मेरा आपको समर्थन रहेगा। तो इस तरह से टोटल 35 सीट्स थी मारवाड़ क्षेत्र में, और उसमें से 31 सीटों पर जो है वो महाराजा साहब के समर्थित चुनाव लड़ रहे थे। तो उसमें 31 के 31 जो है वो चुनाव जीत जाते हैं महाराजा साहब के साथ में। राइट। और 4 जगह जहाँ महाराजा साहब ने अपना कोई प्रतिनिधि अपनी तरफ से नहीं खड़ा किया, उन जगहों पर अन्य दल के लोग निर्वाचित होते हैं। तो ये निर्णय लेने के बाद महाराजा साहब ने 2 जगह से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, एक लोकसभा और एक विधानसभा। तो विधानसभा का जो चुनाव है उसमें जोधपुर से महाराजा साहब के सामने जो है वो जयनारायण जी व्यास चुनाव लड़ रहे थे, और जब उन्होंने लोकसभा का पर्चा भरा तब लोकसभा से उनके समक्ष किसी ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। जोधपुर में किसी ने भी उनके खिलाफ, बड़े किसी नेता ने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया। तब कांग्रेस पार्टी ने एक बैरिस्टर थे नूर मोहम्मद यासीन, उनको जो है वो बॉम्बे से बुलाया, और उन्होंने जोधपुर से महाराजा हनुमंत सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, और महाराजा हनुमंत सिंह जी को लोकसभा में करीब 1,38,382 कुछ वोट मिले, और नूर मोहम्मद साहब को 38,000 समथिंग वोट मिले थे, और विधानसभा में 11,786 वोट, 786 है उसके पीछे, 11,786 वोट महाराजा हनुमंत सिंह साहब को मिले, और 3,000 समथिंग वोट जो है वो जयनारायण व्यास जी को मिले। तो दोनों ही जगह से महाराजा हनुमंत सिंह जी के जो प्रतिनिधि हैं, प्रतिद्वंदी हैं, उनकी ज़मानतें जब्त हुई। इसके अलावा जयनारायण व्यास जी को ये लगा कि अगर मैं जोधपुर में महाराजा साहब के सामने हार जाता हूँ तो फिर मेरा मुख्यमंत्री बनना तय नहीं हो पाएगा राजस्थान का। तो इसलिए उन्होंने जो है वो जालोर की एक सीट से चुनाव और लड़ा। तो वहाँ पर उनके सामने भैंसवाड़ा एक ठिकाना है जालोर में, वहाँ के एक ठाकुर थे, उनको चुनाव लड़वाया गया। चूँकि वो शरीर से थोड़े मोटे थे और रंग थोड़ा पक्का था, इसलिए जो पैम्पलेट्स जो बनाए जाते थे हमारे देश में, लोकतंत्र के शुरू होते ही जो पैम्पलेट्स बनने शुरू हुए हैं उसमें मर्यादाओं का उल्लंघन वहीं से देखने को मिल जाता है। तो जब महाराजा हनुमंत सिंह जी ने देखा कि कांग्रेस की तरफ से जो पर्चे बांटे जा रहे थे उसमें नेहरू जी ने जो है वो धमकी भरे शब्दों में कहा था। तो नेहरू जी जो है वो राजस्थान में कुछ सभाओं में आए थे, जिसमें एक कोटा में कहीं उन्होंने भाषण दिया था, और उसमें उन्होंने धमकी दी कि ये राजा महाराजाओं को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, इनका कोई अधिकार नहीं है कि ये चुनाव लड़ें, ये इनका राइट्स नहीं है। जबकि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक का हक है कि वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन उन्होंने इसलिए कहा कि अगर ये लोकप्रिय राजा महाराजा अगर चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलेगा। और फिर उनकी धमकी भरे उन वक्तव्यों को कांग्रेस ने अलग अलग पर्चों में कोटेशंस बना बना के उन पर्चों को प्रिंट कराया और प्रचार में बांटने लगे। तब महाराजा हनुमंत सिंह जी ने एक नारा दिया, और वह नारा था, मैं थासों दूर नहीं। कि राज चले गए हैं, सत्ता चली गई हैं, लेकिन हमारे पारिवारिक संबंध पीढ़ियों से रहे हैं, और मैं उस पीढ़ियों के संबंध के नाते आज भी आपका हूँ, आपके बिल्कुल करीब हूँ। तो इसलिए मारवाड़ की जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए, उसको स्मरण कराने के लिए एक बहुत ही सुंदर नारा
उन्होंने ये दिया, मैं थासू दूर नहीं, यानी कि मैं आपसे दूर नहीं हूँ, मैं तो आपके पास ही हूँ। और इस नारे ने तत्कालीन समय में पूरे मारवाड़ की राजनीति को बदल दिया। और 2 पेज का महाराजा हनुमंत सिंह जी का जो वक्तव्य है वो उस पैम्पलेट में है, और उसका टाइटल है मैं थासू दूर नहीं। और उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि मैं ये चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ कि मुझे शासन चाहिए या सत्ता में जाना है, मैं ये चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से, जब से हमने हमारा राज्य का भारत सरकार में विलय किया है, तब से मेरे मारवाड़ की प्रजा हर वक्त मुझे जो है वो अपने दुखों की पीड़ा व्यक्त करने के लिए मुझसे मिलने के लिए आती है। और तत्कालीन अब जो समय में जो ये व्यवस्थाएं बनी हुई हैं और सरकार के द्वारा नियुक्त जो प्रतिनिधि हैं, वो लोग किसी भी तरह का कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं। पूरा प्रशासनिक जो ढांचा है वो चरमरा गया है। तो ऐसी स्थिति में मुझे मेरे लोगों को न्याय दिलाना है, मुझे मेरे लोगों की बात को जो है वो विधानसभा में या लोकसभा तक पहुंचाना है, इसलिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने 2 पेज के उस पर्चे के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात को रखा। कहीं किसी भी दूसरे वर्ग का, दल का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, ना किसी की आलोचना की, सिर्फ अपनी बात को बताया और कहा कि मैं इसलिए चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। अब निर्णय जनता को लेना है। और यही वजह थी कि वो उस समय निरंतर उस सर्दी के मौसम में, मतलब दिसंबर तो ठंडा मौसम है और उस वक्त कहते हैं कि बहुत भयंकर ठंड पड़ रही थी, तो महाराजा साहब ने जो है वो पूरे मारवाड़ का जो है वो भ्रमण किया। एक बहुत अच्छा संस्मरण जो है वो मैंने हितपाल सिंह जी हितकर जो है वो महाराजा साहब के उस वक्त मीडिया एंड पीआर का मैनेज करते थे, उनके भाषण लिखते थे और जो कुछ भी घटनाक्रम होता था उसको वो लिपिबद्ध करके न्यूज़ समाचारों वगैरह में भेजते थे। और वो एक न्यूज़पेपर निकालते थे, बलिदान पत्र। तो बलिदान पेपर बहुत लंबे समय तक निकला। तो हितपाल सिंह जी ने पूरा महाराजा साहब का कैंपेन जो है वो उसका जो समरी है वो लिखा था उन्होंने। तो उसमें वो बताते हैं कि बिलाड़ा जब वहाँ एक उनको जो है वो सभा को संबोधित करना था, तो वो सुबह जल्दी ही पहुँच गए और सुबह 4:30-5 बजे नहा धो के बिल्कुल एक ही वस्त्र में, सिंपल जो उनका ब्रीचेस और हंटिंग शर्ट पहनवाते थे वो 4 पॉकेट वाला, तो उसमें और कोई सर्दी वाले कपड़े नहीं पहने हुए, और देवी के मंदिर में जो है वो आराधना कर रहे हैं। और हम सब लोग पास में उनके खड़े हैं और हमारे पैर जो है वो काँप रहे हैं ठिठुरन की वजह से। तो महाराजा हनुमंत सिंह जी के जोश को, उनके उस कैंपेन में जो उत्साह है वो उसको उस घटना से देखा जा सकता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं उन्होंने लिखी हैं जिसमें महाराजा हनुमंत सिंह जी ने लोगों को कैसे अपनी ओर आकर्षित किया, और परिणाम आपके सामने है कि उन्होंने महज 20 से 25 दिनों में पूरी जो है वो जो सिनेरियो बना हुआ था कांग्रेस का या दूसरे दलों का, वो सब समाप्त कर दिया। और मारवाड़ में निर्दलीय और राम राज्य पार्टी समर्थित जो प्रत्याशी थे वो सारे के सारे 31 के 31 जो महाराजा हनुमंत सिंह जी ने खड़े किए वो सब के सब विजयी हुए। और 26 जनवरी को वो काल कलवित दिन, जिस दिन इलेक्शंस के ये सब जो है वो कार्य हो रहे थे, तो उन्हें पता लगा कि जालोर में जो है वो कुछ गड़बड़ हो सकती हैं, इसलिए उन्होंने अपना हवाई जहाज़ उठाया और वो वहाँ जाने के लिए प्रस्थान कर गए। तो बताते हैं कि जब वो उमैद भवन पैलेस से रवाना हुए तो ज़ुबैदा जो उनकी परदायित थी उपपत्नी, उन्होंने जिद की कि वो भी साथ चलेंगी और वो उनके साथ जो है वो उस हवाई जहाज़ में जाती है। और सुमेरपुर के पास में जो जवाई डैम जहाँ बन रहा था, वहीं पर जो है वो उनका हवाई जहाज़ क्रैश होता है, धीरे धीरे नीचे आता है। लोग वहाँ खेतों में खड़े थे, वो देख रहे थे। मैंने पूरी उनकी नेशनल आर्काइव्स में उनकी डेथ रिपोर्ट है, पूरी की पूरी इंक्वायरी जो हुई थी वो भी है उसमें। तो वो कैसे प्लेन जो है वो गिरा, उन सब चश्मदीद लोगों के इंटरव्यू उसमें कंडक्ट किए गए थे। तो उन्होंने बताया कि वो फ्यूल मिस्टेक या कुछ न कुछ रहा, जिसकी वजह से हवाई जहाज़ जो है वो उड़ता उड़ता ही नीचे आने लग गया और एकदम से इतना नीचे आ गया कि वो तारों से टकराया और क्रैश हो गया। और फिर बहुत सारी अलग अलग लोगों की अलग अलग घटनाएं कि महाराजा हनुमंत सिंह जी बच सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है वो उनके साथ जुबेदा थी वो ज़्यादा फंस गई थी उसमें, तो उसको बचाने के चक्कर में जो है वो आग लगी और फिर अग्नि की उस पेट में जो है वो महाराजा साहब और जुबेदा का जो है वो वहीं स्वर्गवास हुआ। तो ये हृदय विदारक जो घटना है वो उसी दिन घटित हुई जब चुनाव चल रहे थे। और ठीक क्योंकि 1 महीने बाद जो है वो इनके चुनाव की घोषणा की गई थी, जो हमारे पास इलेक्शन के जो
डिक्लेरेशन वाला जो फॉरम है जिसको डिक्लेयर किया गया था, महाराजा हनुमंत सिंह जी विजय हुए थे, तो वो फरवरी की तारीख का है। तो 26 जनवरी को दिन में जो है वो महाराजा हनुमंत सिंह जी सुमेरपुर, जहाँ वर्तमान में बना है, वहाँ उनका प्लेन क्रैश होने की वजह से वो स्वर्गवासी हुए। और उन्होंने एक ज़बरदस्त जो है वो अद्भुत व्यक्तित्व की छाप जो है वो आम लोगों के सामने और मारवाड़ की जनता के लिए उन्होंने छोड़ी उस दिन। And he was declared one at both the places posthumously after his death. मैंने ये भी पढ़ा कि महाराजा साहब की डेथ के बाद उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, जो उनको लोग प्यार करते थे, जितना अफेक्शन लोगों का था, उनको ऐसा लगा कि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति चला गया है। और जोधपुर से दूर जयपुर जैसी जगह पर मैं चाहता हूं कि वो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि वो घटनाक्रम कैसा था जब लोगों को पता लगा कि ऐसा हो गया है और उन्होंने क्या क्रिया की। वो इस घटना के बारे में वैसे तो सारे बड़े बुजुर्ग जानते हैं, लेकिन जो बलिदान पत्र हैं इतपाल सिंह जी का, वो उस दिन कहते हैं कि उन्होंने उसको रिपोर्ट किया था, तो उनके पत्र में भी उसका पूरा घटनाक्रम लिखा हुआ है विथ फोटोग्राफ्स। और टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरे जो समाचार पत्र हैं उन्होंने भी इसको पब्लिश किया था। तो महाराजा हनुमंत सिंह जी की जब डेथ हुई थी तो मारवाड़ पूरा शोक में आ गया था, और यहाँ जो मारवाड़ राजपूत सभा है वहाँ ये सब लोग एकत्रित हुए थे, और फिर उसके बाद जो है वो मेदबोन सब लोग गए। तो यहीं ये डिस्कशन हुआ था, और एक डेलीगेशन जो है वो जयपुर भेजा गया था, और जयपुर में फिर जो है वो महाराजा हनुमंत सिंह जी के इस देहावसान के बाद एक अलग माहौल बन गया, और एक मौन जुलूस जो है वो 4-5 हज़ार लोगों ने वहाँ पर निकालने का निर्णय लिया था। तो उस वक्त प्रशासन को बहुत सख्ती के आदेश दिए गए थे, और जो भी तत्कालीन जो प्रशासक थे और सत्ता में थे, उन लोगों ने देखा कि महाराजा हनुमंत सिंह जी का जो स्मृति में जो जुलूस है वो बहुत शालीनता के साथ हो रहा है, और अगर ये बहुत इस तरह से शालीनता के साथ अगर हो जाता है तो उनके लिए ये अच्छा संकेत नहीं होगा। तो इसीलिए कुछ ये कह सकते हैं कि जो स्वार्थी लोग थे उनके द्वारा फायरिंग करवाई गई थी, पुलिस फायरिंग, जिसमें एक लड़का जो है वो राजपूत बालक था जो वहाँ हॉस्टल में पढ़ता था, और उसको गोली लगी थी और उसकी डेथ हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ भगदड़ मची थी। तो उस वक्त जो है वो जो जयपुर के जो लोग हैं उन्होंने महाराजा हनुमंत सिंह जी के लिए सर मुंडन करवाया था, और जिसकी खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई, और कहते हैं कि 3 दिन तक वो लगातार जो है वो मुंडन करवाते रहे। तो ये उनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा उदाहरण है। मारवाड़ में तो चूँकि वो मारवाड़ के बेटे हैं, मारवाड़ के राजा हैं, तो मारवाड़ के लोगों के लिए तो दुख था ही, और उन्होंने तो सब कुछ अपना दुख प्रकट किया। लेकिन मारवाड़ के बाहर जयपुर जैसी रियासत, भले ही दूसरी स्टेट थी, लेकिन जयपुर के अलावा भी बहुत सारी ऐसी स्थान है राजस्थान के अंदर जहाँ महाराजा हनुमंत सिंह जी के लिए शोक प्रकट किया गया था, और बहुत सारी शोक सभाओं का आयोजन हुआ था, जिसके अलग अलग लेटर्स, कॉरेस्पोंडेंस, जो सांत्वना पत्र जो लिखे गए थे अलग अलग भारत के प्रांतों से, विदेशों से, तो उनमें बहुत सारे ऐसे पत्र थे, बहुत सारे ऐसे समुदायों और वर्गों के, और उन्होंने ये पत्रों के माध्यम से भी लिखा कि भाई हम इस हृदय विदारक घटना से जो है वो बहुत आहत हैं, और हमारे बीच से महाराजा हनुमंत सिंह जी का चले जाना हम सब के जीवन को खालीपन दिखाता है। और वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो उनके शोक संवेदना प्रकट करने के लिए वहाँ एकत्रित होते हैं। तो ये महाराजा हनुमंत सिंह जी का व्यक्तित्व था, और उनका इतना बड़ा ओला था कि पूरा राजस्थान जो है वो उनके पीछे खड़ा था, और राजस्थान के लोग सामान्य से लेके हर बड़ा व्यक्ति उनसे प्रभावित था, आकर्षित था, और ये खूबी उनके अद्भुत व्यक्तित्व में थी, उनकी भाषा में थी, और उनके उपदेशों में थी। और जब हमने 1923 में उनका जन्म हुआ था, तो 2023 में जब 100वां वर्ष हम मना रहे थे, तो सेंटेनरी ईयर के दरमियान में बहुत सारे रिकॉर्ड्स को हमने देखा, बहुत सारी फाइल्स हमने देखी। तब हमें ऐसे बहुत सारे लेटर्स, कॉरेस्पोंडेंस मिले जिनमें महाराजा हनुमंत सिंह जी के जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलती है, और उन्हीं से ही पता चलता है कि उनकी पॉपुलैरिटी कितनी थी। उनके जो प्रचार के जो पर्चे हैं, उनकी जब कॉपियों को हम देखते हैं, उनके जो स्लोगन्स हम देखते हैं, उस समय के जो आजकल जो
मिमिक्री जिसको करते हैं, मतलब राजनेताओं के बारे में बहुत सारे, जैसे उस वक्त भी एक स्लोगन कांग्रेस की तरफ से चलाया गया था कि भाई भैंसवाड़ा वर्सेस बैलवाड़ा, यानी कि भैंसवाड़ा के ठाकुर लड़ रहे हैं, बैलवाड़ा भैंसवाड़ा वो हो गया, बैलवाड़ा यानी कि जयनारायण जी व्यास। तो बैल और भैंसे को ऐसे लड़ते हुए एक कार्टून बनाया गया था। तो कार्टून का ज़माना उस वक्त भी था, और उस वक्त जो कार्टून है उसमें महाराजा हरवंश सिंह जी जज की भूमिका में बैठे हैं, और ऐसे उनके हाथ में जो है वो सारे कांग्रेसी लटके हुए हैं और वो निर्णय दे रहे हैं, और बाकी सारे जो है वो उनके मेंबर्स खड़े हैं। बड़ा सुंदर एक कार्टून है। तो वो सारी चीज़ें हमें रिकॉर्ड्स में जो है वो देखने को मिली, जो ये बताती है कि उनका कितना बड़ा व्यक्तित्व था, और बहुत पॉपुलर हो चुके थे वो। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने आम जनता का विश्वास हासिल किया था। महाराजा हरवंश सिंह जी के व्यक्तित्व के बारे में तो हमने आपसे जाना ही है, लेकिन उनकी हॉबीज़ और आर्म्स एंड एम्यूनेशंस और वो जो पेन पिस्टल है और दूसरी ऐसी चीज़ें जैसे मैजिक के अंदर उनका एक ज़बरदस्त नाम रहा है, उन चीज़ों के बारे में ब्रीफली हमारे को बताइए। महाराजा हरवंश सिंह जी वैसे तो 26-28 साल की अवस्था में उन्होंने जो है वो इस दुनिया से प्रस्थान किया था, लेकिन इतने छोटे जीवन में उन्होंने अपने जीवन को बहुत सारे अलग अलग आयामों में गढ़ा है। अगर हम उनके शुरुआती जीवन को देखते हैं तो बहुत महाराजा उमेद सिंह साहब के और राजदास साहब के अद्भुत व्यक्तित्व के मध्य जो है वो उनका बाल्यकाल उनका बीता है। और वो पहले महाराज कुमार हैं जो जन्म लेने के 2 साल बाद लगातार इंग्लैंड भ्रमण के लिए गए, कि उनके मदर पहली जोधपुर की महारानी थी जो इंग्लैंड पधारी थी 1926, 7, 28 लगातार गए वो। तो उन्होंने अपने जीवन में शुरुआत में ही बहुत सारी चीज़ों को देखना और समझना और शुरू कर दिया था। और 1936 से लेके 1943 के मध्य उनको जो है वो अलग अलग बहुत सारी स्टेट्स भी भेजा जाना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने लगभग भारत के सारे बड़े स्टेट्स जो हैं वो, चाहे कश्मीर हो, ट्रावनकोर हो, मैसूर हो, हैदराबाद हो, ग्वालियर हो, बड़ौदा हो, इन सब बड़ी बड़ी रियासतों का उन्होंने भ्रमण किया और वहाँ के अलग अलग महकमों का उन्होंने अध्ययन किया था। अलग अलग डिपार्टमेंट्स कैसे काम करते हैं, उनका वर्किंग स्टाइल क्या है, वो सब चीज़ें उन्होंने सीखी। इसके अलावा उन्होंने कराची हैं, सिंध हैं, इधर आपके जो है वो बलूचिस्तान है, ये सारे जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की भी बहुत सारी यात्राएं की, और वहाँ से भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, सैन्य संगठन को समझा, किस तरह से जो है वो राज्य के प्रशासन को चलाया जाता है, विपरीत परिस्थितियों में कैसे आप काम कर सकते हैं। फिर उनका जो आरंभिक शिक्षा है वो जोधपुर में हुई, फिर चौपासनी स्कूल में वो पढ़े, और फिर वहाँ से वो मेयो कॉलेज पधारे। लेकिन मेयो कॉलेज से भी उन्होंने शुरू में ही संकेत कर दिया कि वो मेयो में ज़्यादा दिन नहीं पढ़ेंगे, तो इंटरमीडिएट किया और वहाँ से फिर सीधा कॉलेज में जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने, तो गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में पढ़ने वाले वो पहले महाराज कुमार थे, तो मेयो कॉलेज में पढ़ने वाले वहाँ नहीं जाते थे, फिर दूसरी जगह जाते थे। लेकिन महाराजा हरवंश सिंह ने कहा नहीं नहीं, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ूंगा। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े और वहाँ से उन्होंने विज्ञान में जो है वो अध्ययन किया, वो विज्ञान उनका प्रिय विषय था, और वहीं से उन्होंने जो है वो अपने इनोवेशन शुरू किए। तो उनकी जो प्रमुख हॉबीज़ हैं उसमें जो है वो मशीन गनें बनाना, पिस्टल तैयार करना, मतलब आयुध शस्त्र बनाने में वो दक्षता हासिल रखते थे, और 1943 तक उन्होंने इस दक्षता को प्राप्त कर लिया था। मैंने 19 वर्ष की अवस्था तक वो एक कुशल वैज्ञानिक बन चुके थे। दूसरा, उन्होंने जो है वो सामान्य जीवन से जुड़ी घटनाओं से वो बहुत प्रभावित व्यक्तित्व थे। उनकी एक खूबी थी, वो स्थानीय खेलों को बहुत प्रोत्साहित करते थे। अगर हम उनके प्रेजेंट महाराजा गज सिंह साहब का जब जन्म का उत्सव देखते हैं, तो बाप जी का जब जन्म हुआ तब महाराजा हरवंश सिंह जी ने पूरे मारवाड़ के स्कूलों में जो है वो खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की थी, और उसकी जो सूची आप देखते हो तो करीब 40-45 अलग अलग तरह के मारवाड़ के जो अपने राजस्थान में जो पुराने खेल होते थे उनकी सूची देखने को मिलती है, वो गजट्स में भी पब्लिश्ड हैं। तो उनमें 2 खेल बहुत प्रिय थे महाराजा हरवंश सिंह जी के। एक खेल था बोरा रेस और दूसरा था जलेबी रेस। आज हम पुराने बुजुर्ग लोग तो ज़रूर जानते हैं, जब हमने सेंटेनरी ईयर में ये रिकॉर्ड्स संकलित किए, जब मुझे वो फोटोग्राफ्स मिले तो बहुत सारे पुराने लोगों को पूछा था कि साहब हम ये खेल चुके हैं, पहले स्कूलों में ये होता था। तो बोरा रेस में आपकी जो है वो शरीर की बहुत गुणवत्ता का पता चलता है। आप एक बोरी के अंदर आपको खड़ा कर दिया जाता है, बोरी के दोनों किनारे पकड़ने पड़ते हैं और फिर आपको जंप करके दौड़ना होता है। तो आपका बैलेंस, आपके शरीर में कितनी ऊर्जा है, ताकत है, वो सब कुछ उसमें पता चल जाती है।
और जलेबी रेस में जो है वो एक तरफ एक व्यक्ति खड़ा होता है, दूसरी तरफ दूसरा, और एक हाथ में एक रस्सी ले लेते हैं और उसमें जगह जगह जलेबी को बांध दिया जाता है, ऐसे लड़ी बांध दी जाती है जलेबी की, और फिर आपके दोनों हाथ पीछे कर दिए जाते हैं, बांध दिए जाते हैं, और फिर आपको जंप करते हुए उस जलेबी को खाना है। तो महाराजा हनुमंत सिंह जी की एक फोटोग्राफ है जिसमें वो जलेबी की रस्सी एक तरफ से पकड़े हुए हैं, और जैसे ही आप जंप करेंगे वो थोड़ा और ऊपर कर देंगे, ललचाएंगे आपको। तो बड़ा इंटरेस्टिंग खेल था ये। तो इस तरह के बहुत सारे खेलों में उनकी रुचि थी, और वो प्रयास करते थे कि मारवाड़ के लोग इन खेलों के प्रति जो है वो जागरूक रहें, और इन खेलों को वो प्रोत्साहित भी करते थे। इसके अलावा महाराजा हनुमंत सिंह जी ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ही बहुत सारे अलग अलग महकमों में काम करने का अनुभव भी साबित कर दिया, और जब वो महकमा खास में बैठते थे तब उनका एक स्पष्ट आदेश था कि अगर वो किसी से भी बात करेंगे या मिलेंगे या उसकी कंप्लेन लेंगे तो उस व्यक्ति को स्वयं देना होगा उन्हें अपने हाथ से। तो एक दिन की घटना है कि जब वो महकमा खास, जो अभी आज की कचहरी भवन है, वहाँ पर वो अपने कक्ष में बैठे थे, तो एक सामान्य महिला आई वहाँ पर, हरिजन जाति से थी वो। तो उन्होंने कहा कि भाई वो अपनी दरख्वास्त लेके आई और महाराजा साहब को देनी है। तो वहाँ जो गेट पे जो गार्ड था उसने कहा कि दरबार का आदेश है कि आप अपने हाथ से दो। तो वे महिला जो है वो कुछ देर तक संकुचाती रही, और उनको ये निर्णय लेने में टाइम लगा कि वो कैसे स्वयं जो है वो महाराजा साहब के सामने उपस्थित दे सकती है। तो ये बैरियर्स जो था वो महाराजा हनुमंत सिंह जी ने उस समय ही तोड़ दिया, राजा बनने से पहले ही। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, मेरे लिए सब समान है। एक राजा के लिए प्रजा जो है वो हमेशा जो है वो, जैसे एक माली के लिए एक बाग होता है, तो एक माली अपने बगीचे के सारे फूलों में भेदभाव नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि एक फूल को या एक पेड़ को ज़्यादा पानी दे, दूसरे को कम दे, उसके लिए सारे बराबर हैं, पुत्र समान है सब। तो राजा का भी वही कर्तव्य है, राजा भी एक माली है जो अपने खेत की बगिया में सभी लोगों को बराबर पोषित करता है। तो फिर वो महिला को बाहर उठ के वहीं से आके कहते हैं कि आपको स्वयं आके देना होगा तभी मैं लूँगा, और वापस सीट पे जाके बैठ जाते हैं। और फिर वो महिला जो है वो स्वयं जाती है और अपने हाथ से अपनी कंप्लेन जो है वो महाराजा साहब को देती है, और उसका निराकरण वो करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे घटनाक्रम उनके शुरुआती जीवन में हुए। 20 साल की उम्र में उनका विवाह महाराजा उमेद सिंह साहब के समय में जो है वो द्रांगदरा, जो गुजरात स्टेट है, वहाँ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जी के साथ में तय हुआ, और बहुत ही आमोद मतलब अच्छे ढंग से वो विवाह करना चाहते थे। लेकिन महाराजा हनुमंत सिंह जी और महाराजा उमेद सिंह जी दोनों की ये इच्छा थी कि इस विवाह पर जो भी अतिरिक्त खर्च हम करना चाहते हैं वो हम खर्च ना करके हम एक उसका फंड बनाएंगे जो मारवाड़ के नागरिकों के लिए काम आए। तो वो एक बड़ा संकेत था मारवाड़ के लोगों के लिए कि विवाह में जो है वो फिजूल खर्ची नहीं हो। तो महाराजा हनुमंत सिंह जी का विवाह बड़े सादगीपूर्ण हुआ, और 5 लाख रुपए उस खर्चे में से बचाए गए थे। जो बजट बनाया गया था उसमें से 5 लाख बचे, और महाराजा हनुमंत सिंह बेनेवोलेंट फंड बनाया गया और उस फंड में दिया गया, और उसमें फंड के जो पदाधिकारी कर्मचारी थे वो सब मारवाड़ के नागरिक थे। अलग अलग कम्युनिटी के एक एक मेंबर्स को उसका जो है वो मेंबर बनाया गया था, और उन्हीं में से एक अध्यक्ष बनाया गया, और वही निर्णय लेते थे कि इस फंड का उपयोग कहाँ करना है। तो महाराजा हनुमंत सिंह बेनेवोलेंट फंड ने 1949-50 तक काम किया, और मारवाड़ के अंदर बालिकाओं की शिक्षा के लिए, गरीब बच्चियों के विवाह के लिए, और जल स्रोतों के निर्माण के लिए करीब करीब आप देखें कि 500 से ज़्यादा वाटर बॉडीज़ जो हैं वो महाराजा हनुमंत सिंह जी के इस फंड से पूरे मारवाड़ के अलग अलग क्षेत्रों में उस वक्त बनाई गई थी, जो रिकॉर्ड है, फाइल्स में हैं, लिस्टें हैं, सूचियाँ हैं उनकी। और बहुत सारे ऐसे जो हैं वो ट्यूबवेल्स और पुराने तालाबों का जीर्णोद्वार, और इनकी तो सूचियाँ बहुत लंबी हैं। इतना काम जो है वो इस ट्रस्ट के माध्यम से महाराजा हनुमंत सिंह जी ने करवाया। तो फिर जब वो बड़े होते हैं तो उनकी ट्रेनिंग्स बहुत अलग अलग लोगों के माध्यम से होती हैं, और फिर वो अपने काम को जो है वो शुरू करते हैं। तो शिक्षा और खेल और इन सब के अलावा महाराजा हनुमंत सिंह जी का जो सबसे प्रिय विषय था वो था संगीत, और संगीत के साथ साथ वो मैजिक कला के भी अच्छे विशेषज्ञ थे। तो जादूगर की श्रेणी में उन्होंने जो है वो मैजिक क्लब, जो विश्व का सबसे बड़ा क्लब है, उसके वो सदस्य बने। इंग्लैंड में उन्होंने अपना मैजिक दिखाया, और यही वजह है कि हमारे लोकनायक अशोक गहलोत के जो पिता हैं वो भी जादूगर थे, और बाबू लक्ष्मण सिंह जी। बाबू लक्ष्मण सिंह जी। तो आप देखिए कि महाराजा हनुमंत सिंह जी खुद जादूगर थे, इसलिए अपने मारवाड़ में भी जादूगरों की एक फौज खड़ी की, तो लोगों को प्रेरित किया कि भाई जादू की भी एक कला है, और इस कला से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बड़ा नाम कमा सकते हैं। तो आज बाबू लक्ष्मण सिंह एक बड़ा नाम है माड़ी समाज के अंदर। तो उनका भी महाराजा हनुमंत सिंह जी के साथ अच्छा घनिष्ठ संबंध बताते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, क्योंकि इसके संबंध में तो स्वयं जो है वो
अशोक जी अलग 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 मंचों से इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि मेरे पिता के बहुत घनिष्ठ संबंध थे महाराजा साहब के साथ। तो संगीत का जो उनका क्रेज था वो बहुत बड़े लेवल पे था। उन्होंने अपने दरबारी जो है वो संगीतज्ञ थे उस्ताद अली अकबर खां साहब। तो उम्मेद भवन पैलेस का एक जो हॉल है वो उनके नाम से जो है वो आज भी जाना जाता है, अली अकबर खां ऑडिटोरियम जिसे कहते हैं हम। तो अली अकबर खां साहब को उन्होंने जो है वो मारवाड़ के जो है वो दरबारी गायक के रूप में मान्यता दी और उन्हें सिरोपाव और ये सब दे के भी बहुत सम्मानित किया था। और उन्हीं के नेतृत्व में उन्होंने एक 3 दिवसीय जो है वो अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन का आयोजन किया था 1947 में। तो ये महाराजा हनुमंत सिंह जी की बड़ी उपलब्धि थी कि पहला संगीत सम्मेलन उनके समय में शुरू हुआ और आज देखिए कि उनके पुत्र बापजी हुकम जो है वो उनकी उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब जोधपुर जो है वो रिफ और सूफी जैसे बड़े बड़े आयोजन करता है और बहुत सारे कलाकारों को हम यहाँ संरक्षण देते हैं। पूरे वर्ल्ड से कलाकार हाँ, आते पूरी हैं। दुनिया से आते हैं। तो महाराजा हनुमंत सिंह जी का जो सपना था वो आज भी चल रहा है, पूरा हो रहा है। मारवाड़ के लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा वे बालिकाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने जो है वो बहुत सारे लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्रों की स्थापना की। तो मौलासर में जो है वो पहला एक केंद्र खोला गया था जहाँ सिलाई मशीनें और वो लगा के सिलाई करना सिखाना और बालिकाओं को और बच्चियों को ट्रेन करना। तो इस तरह से महाराजा हनुमंत सिंह जी ने अपने शासनकाल में बहुत सारे नवाचार किए। फिर वो कृषि विश्वविद्यालय में रुचि रखते थे, इसलिए वो जॉबनेर पधारे। तो हीरालाल शास्त्री जी और जॉबनेर राव साहब खुद जो है वो उनको वो कृषि विद्यालय दिखाते हैं और बताते हैं कि ये ऐसा है। तो उनका सपना जो है वो आज जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय है, अपने आप में बड़ा अचीवमेंट्स हैं। फिर उनके फादर का सपना था कि खुद वो इंजीनियर थे, तो इसलिए वो चाहते थे कि मेरे जोधपुर में जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज तो होना ही चाहिए। तो MBM इंजीनियरिंग कॉलेज का जो भूमिका है वो महाराजा हनुमंत सिंह जी की देन है। फिर जब राजस्थान बना तब महाराजा हनुमंत सिंह पहले जोधपुर के मतलब राजस्थान के रजवाड़ों में महाराजा हैं जिन्होंने राज्य सरकार को कहा कि अगर भारत सरकार जोधपुर को कैपिटल बना देता है तो वो बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, और यदि कैपिटल नहीं बनाता है तो राजस्थान का विश्वविद्यालय जोधपुर को दिया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाई कोर्ट दो हमको या कोई दूसरा महकमा दो, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय दो। क्यों? क्योंकि मारवाड़ के लोग पढ़ेंगे तभी तो अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगे। दूसरा डिपार्टमेंट आएगा तो ठीक है, एक आमदनी तो हो जाएगी आपकी, लेकिन शिक्षा को कितना महत्व उन्होंने उस वक्त दिया, ये उनके वक्तव्य से और उनके कामों से जाना जा सकता है। उनको ये एहसास था कि यदि मेरे मारवाड़ के लोग शिक्षित हो गए तो वो अपने मारवाड़ के नक्शे को बदल देंगे। यहाँ की प्रजा ने अगर शिक्षा प्राप्त कर ली तो मारवाड़ के जीवन यापन की ये सारी चीज़ें बदल जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान विश्वविद्यालय बनता है तो मैं अपना उम्मेद भवन पैलेस देने के लिए तैयार हूँ। और ये कोट उनका वक्तव्य जो है वो किताबों में कोटेड है, रिकॉर्ड्स में है ये। तो इस तरह से महाराजा हनुमंत सिंह जी ने अपने जीवन काल के बहुत सारे अच्छे अच्छे संस्मरण जो है वो छोड़े हैं, जो मारवाड़ के लोगों को उनसे जोड़े हुए हैं आज भी। और हमने जब सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेट किया तब ये बहुत सारी चीज़ें लोगों के माध्यम से हमारे पास आई और अब पुस्तक के माध्यम से और भी लोगों के पास जाएगी और अब इस पॉडकास्ट के माध्यम से और भी जाएगी। और बिल्कुल जो भी रेफरेंसेस आपने दिए हैं जो नेशनल आर्काइव्स में और जो आर्काइव्स इन बीकानेर में अवेलेबल हैं, उसकी कॉपीज हम डेफिनेटली इसके साथ में शेयर करेंगे सो दैट आवर व्यूअर्स नो दैट व्हाट वी हैव स्पोकन हियर इज ऑथेंटिक एंड एब्सोल्युटली नथिंग बट द ट्रूथ। थैंक यू। So, a very special podcast, a podcast which describes the life of Maharaja Hanumant Singh Ji, the accession of Jodhpur Riyasat into the Union of India, his meetings with Muhammad Ali Jinnah, and all the paraphernalia surrounding the life of Maharaja Hanumant Singh Sahib. Thank you very much for the viewers. This is the first part of the series of Mehrangarh and the life of the Maharajas of Marwar and Jodhpur Riyasat. We'll be coming with the next part very soon. Thank you very much.